हेलो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस इकोनॉमिक के लेक्चर सीरीज में। जैसा कि आपको पता है कि हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मुद्रा एवं बैंकिंग टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग टॉपिक में हमने फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, मुद्रा क्या होता है, मुद्रा का प्रकार क्या होता है, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। और मनी मार्केट का जो सबसे मेन रेगुलेटरी बॉडी है, जो सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है, सारी चीज़ों का देख रेख करती है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इससे पहले दो लेक्चर, एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा इंट्रोडक्शन और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वगैरह सब कैसे होती है, इन सारी चीज़ों पे बातचीत कर लिए। एक सेकंड लेक्चर में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य और स्पेशली उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कैसे क्या होता है, वो सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। आज के इस पूरे लेक्चर में हम मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, CRR, SLR, ये सारे जितने इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, SDF रेट, MSF रेट, ये जितने अलग अलग प्रकार के रेट हैं, इसके बारे में एक डिटेल हम कक्षा लेंगे। आज इस लेक्चर में हम समझेंगे। तो जो भी ऑफलाइन बच्चे हैं जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लास करते हैं, वो भी इस लेक्चर के माध्यम से अपने नोट्स जहाँ तक पढ़ाया गया उससे आगे थोड़ा सा कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी ये स्लाइड आपको स्लाइड आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो सारा स्लाइड हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाएगा। और लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके ये 15-20 स्लाइड जो भी है उसको आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हमने आपको एक चीज़ हमने बताया था कि आरबीआई बहुत सारे काम करता है, बैंकों को रेगुलेट करता है, यानी बैंकर्स ऑफ द बैंक होता है। आरबीआई सरकार के बैंक के रूप में काम करता है। आरबीआई हमारी फॉरेन करेंसी की देखरेख करता है। बहुत सारा काम है आरबीआई का, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो आरबीआई का काम है वो है मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति को जारी करना। मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई क्या करता है कि मार्केट में लिक्विडिटी यानी मनी यानी पैसे की तरलता को बढ़ाता और समय समय पर घटाता है। यानी जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या होता है आगे के लेक्चर में हम कभी समझेंगे जब मुद्रास्फीति वाले टॉपिक पे पहुंचेंगे। जब वस्तुओं और सेवाओं के अपेक्षा मनी का फ्लो मार्केट में बढ़ जाता है तो सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती है, जिसको हम सामान्यतः इन्फ्लेशन के नाम से या मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। सामान्य सा परिभाषा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन को ही टारगेट करता है और स्पेशली जो सीपीआई इन्फ्लेशन है उसका सीपीआई इन्फ्लेशन 4% ±2% को टारगेट करता है। ये भी सारा चीज़ हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। अब मॉनेटरी पॉलिसी यानी मनी को कंट्रोल करने के लिए, यानी मनी को सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल करता है आरबीआई। उस टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमने मनी यहाँ पे लिखे थे कि आरबीआई का मुख्य काम है, मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य काम है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, कितने मेंबर होते हैं, कब इसकी स्थापना हुई, ये भी चर्चा में हो गया था। इसका भी स्लाइड टेलीग्राम पे नहीं गया है, वो आज ये टेलीग्राम पे चला जाएगा। नेक्स्ट, ये मौद्रिक नीति के उपकरण या मौद्रिक नीति के टूल्स। तो मौद्रिक नीति के ये सारे उपकरण या टूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इसी के बारे में आज के कक्षा में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। CRR डिस्कस करेंगे, SLR डिस्कस करेंगे, रेपो रेट, और एक नया टर्म रेपो रेट आया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि टर्म रेपो क्या होता है। फिर बैंक रेट क्या होता है, MSF रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, और वर्ष 2022 से वो वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट आया है, नया अपडेट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। SDF रेट क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इतना सारा टॉपिक, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर कल के क्लास में हम ये आपका गुणात्मक उपाय और फिर आरबीआई के अन्य कार्यों पे हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये सारा था। ये टॉपिक शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात ये आपको समझ लेना है। ये यहाँ पे देखिए कि जो आरबीआई का ये एनडीटीएल क्या होता है, और एनडीटीएल से ही समझेंगे। सबसे पहले एनडीटीएल क्या होता है और उसके बाद से फिर CRR और SLR समझ लेंगे इसी के माध्यम से। तो सामान्यतः ये शब्द आपको सुनने को मिलेगा जिसका नाम है एनडीटीएल। एनडीटीएल का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसको शॉर्टकट में एनडीटीएल या कहते हैं। ये नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी जो होता है एनडीटीएल, इसको मांग जमा और सावधि जमा दोनों को मिलाकर होता है। यानी ये जो डिमांड डिपॉजिट है इसी को हम बोलते हैं मांग जमा,
और ये जो आपका टाइम डिपॉजिट है इसी को हम बोलते हैं सावधि जमा, सावधि जमा। तो ये दो प्रकार के जमा बैंक के अकाउंट में या बैंक के पास जाता है। एक को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट और दूसरे को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट और दूसरे को बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। अब ये जो दो अलग अलग होता है ना दोनों, अब इसका भी दो प्रकार है। जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसमें एक करेंट अकाउंट होता है और एक सेविंग अकाउंट होता है। जैसा कि आपको पता है एक करेंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। तो सामान्यतः बैंक में दो प्रकार के अकाउंट देखने को मिलते हैं, एक करेंट और एक सेविंग। वैसे ही जो टाइम डिपॉजिट होता है इसमें एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है और एक फिक्स डिपॉजिट होता है। अब इसको पहले समझ लेते हैं। जो करंट अकाउंट होता है वो सामान्यतः व्यापारी वर्ग का अकाउंट होता है और व्यापारी वर्ग का अकाउंट मतलब कि इसमें पैसे की निकासी और जमा करने की सामान्यतः कोई बाध्यता नहीं होती है। मतलब आप जैसे सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में लिमिटेशंस लगा हुआ है कि एक दिन में 24 घंटे में आप इतने ही पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन करेंट अकाउंट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक अंतर है। आगे जब बैंक और अकाउंट के प्रकार हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ें और बेहतर समझेंगे। नेक्स्ट एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। तो जो फिक्स डिपॉजिट होता है, मान लीजिए हमको 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करना है तो एक ही दिन बेसिस पर हम जाएंगे बैंक के पास, 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर देंगे और वो बोलेगा बैंक की 8 साल के बाद ये डबल होगा, तो 8 साल के बाद उसका डबल पैसा हमको मिल जाएगा, नहीं 10 लाख मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक ही साथ 5 लाख रुपया की व्यवस्था नहीं होता है। हमारे पास 3 महीना में 1 लाख आता है, फिर 3 महीना में 1 लाख आता है, फिर 3 माह में 1 लाख आता है, फिर 3 माह में, तो हम इसको 3 मंथ पर 1 लाख रुपया हम जमा कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप हम पैसे को जमा करेंगे। एक टाइम पीरियड पे 5 लाख पूरा हो जाएगा, फिर हम छोड़ देंगे और जैसे ही एक टाइम पीरियड पे डबल होगा तो फिर हम वहाँ से पैसा अपना क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। इतना बात समझ गए। अब मान लीजिए किसी एक बैंक का हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सपोज करिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उदाहरण के लिए हम समझते हैं, मान लीजिए पूरे भारत में जहाँ पे भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जहाँ पे भी खाता है, और मान लीजिए कि पूरे भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो खाता है उसमें NDTL क्या होता है वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो पूरे स्टेट बैंक के खाते में मान लीजिए कि करंट अकाउंट में एक डे बेसिस पे, एक दिन बेसिस पे करंट अकाउंट में लोगों ने 60 करोड़ रुपया मान लो कि जमा किया। कोई दिक्कत परेशानी? इन कुछ लोगों ने जमा किया तो करंट अकाउंट में कुछ लोगों ने निकाल लिया। मान लीजिए कि उसी दिन को 20 करोड़ वहाँ से विड्रॉल हो गया। तो टोटल इसमें जमा कितना हुआ, तो 40 करोड़ रुपया इसमें टोटल क्या हुआ, जमा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सेविंग अकाउंट में मान लीजिए कि उसी दिन बेसिस को सेविंग अकाउंट में 50 करोड़ रुपया जमा हुआ, 50 करोड़ रुपया, और यहाँ से 20 करोड़ रुपया विड्रॉल कर लिया गया। तो टोटल माइनस करेंगे तो टोटल जमा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 करोड़ हो जाएगा, 30 करोड़। वैसे मान लीजिए कि रिकरिंग डिपॉजिट है, तो रिकरिंग डिपॉजिट में सपोज कर लीजिए कि 45 करोड़ रुपया क्या हुआ, जमा हुआ, लोगों ने क्रेडिट किया, और इसमें से 30 करोड़ रुपया लोगों ने डेबिट मतलब विड्रॉल कर लिया। तो इसमें टोटल जमा कितने बच गए, 15 करोड़, ठीक है। अब मान लीजिए कि फिक्स डिपॉजिट में 30 करोड़ लोगों ने रुपया जमा किया और मान लो कि 15 करोड़ लोगों ने निकाल लिया, तो टोटल यहाँ पे कितना टोटल जमा हुआ, तो 15 करोड़ जमा हुआ। अब टोटल बताएं कि डिमांड डिपॉजिट में कितना पैसा जमा हुआ, तो 40 करोड़ यहाँ पे और 30 करोड़ यहाँ पे, टोटल कितना करोड़, तो 70 करोड़ टोटल डिमांड डिपॉजिट में जमा हो गया। फिक्स डिपॉजिट में या टाइम डिपॉजिट में कितना जमा हुआ, तो 15 करोड़ यहाँ पे और 15 करोड़ यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे कितने करोड़ जमा हो गया, 30 करोड़ जमा हो गया। तो टोटल डिपॉजिट हमारा कितना हो गया, 70 करोड़ और प्लस 30 करोड़। टोटल डिपॉजिट SBI में मान लेंगे कि कितना हो गया, 100 करोड़ हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब SBI के पास जो 100 करोड़ रुपया जमा हुआ है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ये जो 100 करोड़ रुपया यहाँ पे जमा हुआ है, कितना भाई, 100 करोड़। तो इसका टोटल यानी NDTL इसका कितना होगा, तो मांग जमा इसका टोटल कितना है, 70 करोड़, और इसका सावधि जमा कितना है, प्लस 30 करोड़, तो इसका टोटल जमा कितना हो गया, 100 करोड़, 100 करोड़। अब ये बैंक क्या करेगा, क्या आपको लगता है कि ये 100 करोड़ रुपया को एक ही साथ आपको मतलब ये लोन पे घुमा देगा? क्योंकि आपको पता है कि बैंक के पास जो भी पैसा जमा होता है वापस से बैंक को इस पे ब्याज देना पड़ता है कस्टमर को। तो कोई भी बैंक तो अपने पास सर पैसा रखेगा नहीं, उस पैसे को वापस किसी कस्टमर को लोन पे देगा,
तभी तो उसको फिर वापस कस्टमर को अपने ब्याज का पैसा पे करेगा। तो इसमें से अब ये 100 करोड़ रुपये का क्या होगा, बोर्ड पर लिखें। अब ये 100 करोड़ का 100 करोड़ रुपया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन में नहीं घुमा सकता है। इसमें से आरबीआई बोलेगा पहले दो यहाँ से निकालना है। एक तो आपको सीआरआर समझ जाना है, कैश रिजर्व रेशियो, और एक समझ जाना है आपको एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दो ये पहले समझ जाएंगे, ठीक है। अब सीआरआर क्या होगा, इसका नाम ही है कैश रिजर्व रेशियो। अब ये जो 100 करोड़ रुपया जमा हुआ है एनडीटीएल, जो बैंक का ये 100 करोड़ रुपया है, तो बैंक सीआरआर का मान लो कि अभी 4.5% इसका रेट है। तो आरबीआई बोलेगा इस स्टेट बैंक को कि इसमें से 4.5 करोड़ रुपया पहले हमारे पास क्या कर दीजिए, कैश के रूप में आरबीआई के पास क्या कर दीजिए, जमा कर दीजिए। किसके पास भाई, आरबीआई के पास ये कैश के रूप में जमा हो गया। एसएलआर अभी है 18%। तो आरबीआई बोलेगा स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब ऐसा कोई लिक्विड चीज अपने पास रखना है, इसको जमा नहीं करना है। अब लिक्विड में कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर में आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये 18% जो पैसा है वो एसएलआर के तौर पे अपने पास रखना है, मतलब इसको भी लोन में नहीं घुमाना है। यानी 18 करोड़ रुपया एसएलआर के तौर पे अपने बैंक को अपने पास रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये 18 करोड़ और प्लस 4.5 करोड़, टोटल कितना हो गया, 22.5 करोड़। अब ये 22.5 करोड़ रुपया लोन में नहीं जाएगा। अब लोन में जाने के लिए यहाँ पे 100 करोड़ में से 22.5 करोड़ आप निकाल देंगे, तो लोन घुमाने के लिए इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना बच गया, 77.5 करोड़। हेलो एक मिनट। तो इसके पास बच गया कितना, 77.5 करोड़। अब ये 77.5 करोड़ रुपए को ही अपना लोन में अलग अलग माध्यम से अलग अलग कस्टमर को लोन में ये घुमा सकता है। यहाँ तक क्लियर। तो सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, या आपका सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, और ये जितना परसेंटेज, मतलब वह हिस्सा या वह अनुपात, मतलब बैंकों का टोटल जो एनडीटीएल है उसका वह प्रतिशत जो बैंकों को कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर। मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको मतलब निर्धारित करता है। वर्तमान में ये कितना परसेंटेज है, 4.5%। एसएलआर क्या होता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक का जो भी एनडीटीएल होता है उसका कुछ प्रतिशत बैंक को अपने पास लिक्विड के रूप में रखना पड़ता है। लिक्विड मतलब कैश में, गोल्ड में, सिक्योरिटी में, जो भी है तीनों में से कोई भी अपने पास उसको रख लेना है, ठीक है। उसको लोन में नहीं घुमाना है। इस अनुपात को बोलते हैं हम एसएलआर। तो ये अभी कितना है, 18% है। अभी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से ये कितना है, 18% है। तो 18% इधर गया, 4.5% इधर गया, बच गया कितना, 77.5 करोड़। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसके बढ़ने और घटने से क्या होगा, एसएलआर के बढ़ने और घटने से सामान्यतः कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं कि एसएलआर ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और मान लीजिए कि हम सीआरआर को बढ़ाकर 5% कर दें और एसएलआर बढ़ाकर 20% कर दें, तो 5 करोड़ इधर कैश में जमा हो जाएगा और 20 करोड़ इधर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में जमा हो जाएगा। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 करोड़। अब लोन में घुमाने के लिए कितना बचा, 75 करोड़। पहले की अपेक्षा कम है कि ज़्यादा है, कम है। यानी जैसे जैसे सीआरआर या फिर एसएलआर जैसे जैसे बढ़ेगा, मार्केट में लोन क्या होगा, लोन ये कम होता जाएगा, और लोन कम होता जाएगा तो मार्केट में तरलता या लिक्विडिटी भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और लिक्विडिटी कम हो जाएगा तो फिर अंततः इन्फ्लेशन भी क्या होगा, कम होगा। अब इसी को उल्टा करके आप देख लीजिए, सीआरआर और एसएलआर को कम कर दिया जाए। सीआरआर और एसएलआर को हम क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। मान लो इसको 4.5% से घटाकर 4.5% से घटाकर ये मान लो कि 3% कर दिया जाए, और ये 18% से घटाकर मान लो 15% कर दिया जाए। तो एनडीटीएल तो टोटल 100 करोड़ है, तो 3 करोड़ कैश में रख देना है और 15 करोड़ इधर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अपने पास रख लेना है। तो 15 और 3 कितना हो गया, 18 करोड़। और बच गया, अब लोन में घुमाने के लिए कितना बच गया,
18 तो कितना बच गया, 82 करोड़, यानी पहले का अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है। तो कहने का मतलब अगर ये कम होता है तो लोन देने के लिए ज़्यादा बैंकों के पास पैसा बच जाएगा, लिक्विडिटी भी मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी मार्केट में ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका सीआरआर और एसएलआर की पूरी कहानी है। अब आगे के स्लाइड पर इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, जैसे नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर। ये स्लाइड आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक बैंक को अपने कुल एनडीटीएल यानी कुल जमा का एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास कैश में रखना पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में ये कितना है, 4.5% बोलिए या 4.50 बेसिस पॉइंट बढ़िए। ठीक है, अब इसका अधिकतम या न्यूनतम क्या मात्रा है, तो न्यूनतम कुछ भी हो सकता है और अधिकतम कुछ भी हो सकता है, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, सीआरआर के जो भी सीआरआर का पैसा यानी बैंक जो भी सीआरआर का पैसा आरबीआई के पास जमा करेंगे, इस पे इनको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, अलग से कोई ब्याज नहीं मिलेगा। सीआरआर का प्रबंधन प्रतिदिन के आधार पे होता है और 15 दिन के आधार पर आरबीआई के पास जमा होता है। ठीक है, अब मान लो कि ये कैसे काउंट होगा, तो 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच सीआरआर को काउंट करना है। तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच जो होगा, जो अंतिम फ्राइडे होगा, उस फ्राइडे को टोटल एनडीटीएल काउंट हो जाएगा और उस एनडीटीएल का जो भी प्रतिशत 4.5% आरबीआई के पास क्या हो जाएगा, जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात लिखा गया है आरबीआई अधिनियम 1934 के सेक्शन 42 के अनुसार ये सारा प्रावधान लागू होता है। ठीक है, ये बात आपको समझाए थे कि सीआरआर के बढ़ने और घटने से क्या होता है, तो सीआरआर के बढ़ने से लोन आपका सस्ता हो, मतलब लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा, मार्केट में मनी की सप्लाई भी कम हो जाएगी और अंततः इन्फ्लेशन भी कम करने में हेल्प करेगा। सीआरआर कम हो जाता है तो मार्केट में लोन देने के लिए पैसा ज़्यादा होगा, मार्केट में मनी की सप्लाई यानी तरलता बढ़ जाएगी और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो जाए तो इन्फ्लेशन जैसे भी कंडीशन बन सकती है। ये पूरी कहानी थी आपको सीआरआर का कैश रिजर्व रेशियो के, यानी बैंकों के टोटल एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत कैश में आरबीआई के पास रखना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो ये इसका पूरा फैक्ट है, थोड़ा दिमाग में आप रख लीजिएगा। नेक्स्ट, वैधानिक तरलता अनुपात स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई एसएलआर क्या होता है। ठीक है, अभी इसको हम आपको समझा भी दिए थे, तो एसएलआर का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट चेक कर लेते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार ये वह अनुपात है जो प्रत्येक बैंक को अपने कुल जमा, एनडीटीएल दिमाग में रखेंगे, एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत अपने पास तरल या लिक्विड में रखना होता है। लिक्विड बोले तो जो आसानी से कैश में परिवर्तित, जैसे कैश हो गया, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट कोई भी सिक्योरिटी है, ये सारे इसमें शामिल हैं। परसेंट में इसकी दर कितना है, 18%। नहीं भरने पर, अच्छा सीआरआर और एसएलआर दोनों का कोटा अगर फुलफिल कोई बैंक नहीं करता है तो इसके लिए जुर्माना का भी प्रावधान है। बैंक रेट जो भी होगा उसका +3% इनके ऊपर जुर्माना लगेगा। ठीक है, तो इससे बच नहीं सकते हैं, ये अनिवार्य है, आपको रखना ही है। इसका कोई मिनिमम लिमिट नहीं है कि एसएलआर कितना प्रतिशत हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है कि एसएलआर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 40% या 40%। ठीक है, एसएलआर रिपोर्ट आरबीआई के पास अर्धमासिक आधार पर, मतलब अर्धमासिक वही 15 दिन के आधार पर ये काउंट होता है। ठीक है, एक नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि सीआरआर और एसएलआर को रिजर्व रेशियो या रिजर्व अनुपात भी कहते हैं, तो इन दोनों को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। एसएलआर और सीआरआर दोनों को संयुक्त रूप से रिजर्व रेशियो के नाम से या रिजर्व अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बढ़ने घटने से क्या होगा, मान लो कि एसएलआर बढ़ जाए मतलब 18% से बढ़कर 20% हो जाए, 30% हो जाए, तो बैंकों का बहुत सारा पैसा तो उन्हीं के पास होल्ड हो गया, मार्केट में लोन घुमाने के लिए इनके पास पैसा कम हो जाएगा, तो मार्केट में मनी की सप्लाई यानी तरलता कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, मान लो कि इसको कम कर दिया जाए, 18% से घटाकर 10% कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में अब बैंकों के पास लोन देने के लिए रकम ज़्यादा बच जाएगी। ठीक है, अब ज़्यादा बच जाएगी, हेलो, मार्केट में लोन देने के लिए रकम ज़्यादा बच जाएगी, तो फिर मनी का सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इससे इन्फ्लेशन भी हमारा क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो ये कंडीशन है पूरा एसएलआर के बढ़ने और घटने को लेकर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत पर्सन। नेक्स्ट, अब आगे देखिए, ये आपको दिख रहा है, थोड़ा सा और कुछ बातें यहाँ पे समझते हैं।
ठीक है, इसकी क्या कहानी है और इसके बारे में अब यहाँ पे दो प्रकार से बातें और डिस्कस की गई हैं। ठीक है, एक सेकंड आप रुकिए। ठीक है, तो आइए आगे हम चर्चा करते हैं। अब दो और बातें आपको समझनी, एक लिखा हुआ है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। मतलब किसी से भी आप लोन लेने जाएंगे, उधार लेने जाएंगे, कर्जा लेने जाएंगे, तो ये दो चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। सिक्योर्ड लोन किसको बोलते हैं, बोर्ड पे थोड़ा ध्यान से देखिए। सिक्योर्ड लोन किसको बोलते हैं, जो किसी गारंटी या कोलेट्रल के बदले दिया जाए। मतलब कोई भी चीज़ गिरवी रखकर जब कोई लोन आपको मिलता है उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। बिना कुछ गिरवी रखे आपको लोन मिल जाए तो इसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, तो दो प्रकार के समझ गए, एक जिसमें गिरवी रखा जाता है और एक जिसमें बिना किसी कोलेट्रल या बिना किसी गिरवी रखे क्यों लोन मिल जाए तो उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अब जाहिर सी बात है कि आप अपना दिमाग इसमें लगाकर समझ सकते हैं कि जो भी सिक्योर्ड लोन होगा, यानी जिसमें आपने पैसा कुछ जमा किया है, मान लो कि लोन लेने के लिए आपने घर का अपना कागज पत्र जमा किया है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें बैंक के पास रिस्क क्या है, कम है। और रिस्क कम है इससे तो इसका इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज की दर भी क्या होगी, कम हो गई। लेकिन जिसमें आपने कुछ चीज नहीं जमा किया है, कोलेट्रल के तौर पे गिरवी नहीं रखा है, तो फिर उसका रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा है तो उस पर इंटरेस्ट की जो ब्याज की दर होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसमें लो रिस्क होता है, लो इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में हाई रिस्क होता है और हाई इंटरेस्ट रेट होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो कोलेट्रल वैल्यू होती है ना, वो हमेशा लोन वैल्यू से सामान्यतः अधिक ही होती है। मतलब 10 लाख रुपए का आप कोलेट्रल अपना रखेंगे गिरवी, तो हो सकता है कि बैंक आपको 8 लाख रुपए का क्या करे, लोन प्रदान करे, 2 लाख का यहाँ पे वो क्या करे, मार्जिन रखे। तो सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जो भी कोलेट्रल वैल्यू है वो लोन के वैल्यू से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सिक्योर्ड लोन जिसमें कुछ कोलेट्रल के तौर पे जमा किया जाता है, अनसिक्योर्ड मतलब जिसमें कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता है। जिसमें गिरवी रखा जाता है वो आपका लो रिस्क है, और जिसमें गिरवी नहीं रखा जाता है वो हाई रिस्क है और उस पर हाई इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। तो दो, ये थोड़ा सा बेसिक बात आपको समझ के रखनी है। नेक्स्ट आगे ये समझिए, ये फ्लो चार्ट आप समझ गए तो रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारा चीज आराम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, दो तीन बातें यहाँ पे डिस्कस की गई है, ध्यान से देखें। एक तो बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ रेट क्या होता है, एसडीएफ रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये 5-6 एक ही साथ हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो एक तो कंडीशन हो सकता है कि आरबीआई से कोई बैंक उधार ले। ठीक है, आरबीआई से कोई बैंक उधार ले, ऊपर के 3 लाइन में आरबीआई से बैंक उधार लेता है, नीचे के 2 लाइन में बैंक मतलब आरबीआई, बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो आरबीआई के पास जमा करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसके बारे में, ये क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मान लीजिए कि ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी आरबीआई है, कोई दिक्कत परेशानी। नीचे आपके बहुत सारे, ये आपका बहुत सारे बैंक है भारत का, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कोई दिक्कत परेशानी। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत कस्टमर के खाते हैं, ठीक है, और बहुत सारा पैसा इसमें। लेकिन इसको कभी मान लो कि कस्टमर को, हमको, आपको पैसे की ज़रूरत है तो हम अपने बैंक में जाकर लोन लेते हैं, सामान्यतः तो यही होता है। अब बैंक को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये लोन लेने के लिए कहाँ जाएगा, तो ये लोन लेने के लिए कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। किसके पास जाएगा भाई, आरबीआई के पास। आरबीआई दो प्रकार से, हम दो समझा रहे हैं यहाँ पे, आपको समझा रहे हैं हम रेपो रेट और उसके बाद से एक समझाएंगे बैंक रेट। अब शॉर्ट टर्म के लिए मान लीजिए 1 से लेकर 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 14 दिन, ऐसे करके शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई के पास ये लोन, एसबीआई आरबीआई के पास लोन के लिए जाता है, तो बदले में आरबीआई पहले बोलेगा कि इसको कुछ सिक्योरिटी जमा करिए, यानी कोलेट्रल यहाँ पे जमा करना पड़ता है। कोलेट्रल यानी गिरवी कुछ रखिए, और सामान्यतः तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, 1 मिनट में समझ लीजिए। गवर्नमेंट को जब पैसे की आवश्यकता होती है, गवर्नमेंट को यानी भारत सरकार को जो पैसे की आवश्यकता होती है, तो पब्लिक से और अलग अलग माध्यम से पैसा इकट्ठा करती है। उसके बदले में मान लीजिए कि हमको किसी से 5 लाख रुपया उधार लेना है, या हमसे कोई 5 लाख रुपया उधार मांगे, तो हम बोले ठीक है 5 लाख रुपया हम आपको उधार देंगे, 1 साल के बाद 2% ब्याज पर हमको वापस कर दीजिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम 5 लाख रुपया किसी को दे दिए 1% या 2% ब्याज पे। अब उस व्यक्ति से बोलेंगे कि एक कागज पे हमको लिखकर और साइन करके अपने दे दीजिए कि हमने आपको 5 लाख रुपया दिया है और इतने दिन के बाद इतने प्रतिशत पे उधार देना है।
तो जस्ट लाइक वैसे ही गवर्नमेंट को रख लीजिए। गवर्नमेंट जब पैसा लेना होता है तो अपना वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है, वो कागज़ का एक पत्र होता है, उतना पैसा सरकार के पास आप जमा करते, फिर वापस अपना पैसा मतलब सरकार उसको वापस करती है और से वो आपका पत्र वो सरकार वापस ले लेती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो एसबीआई बैंक के पास लोन लेने के लिए गया, लोन आरबीआई तो देगा लेकिन बदले में कुछ गिरवी रखाएगा, यानी बदले में कुछ अपना एसबीआई से गिरवी रखाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, गिरवी रख दिया। अब लोन जो देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मुफ्त में नहीं देगा, इसके बदले में कुछ ब्याज चार्ज करेगा, कुछ ब्याज लेगा, ब्याज, क्योंकि मुफ्त में तो कोई पैसा नहीं देता है भाई। तो आरबीआई एसबीआई से जिस रेट पर ब्याज लेगा उसी रेट को हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं, रेपो रेट के नाम से जानते हैं। तो वह ब्याज दर, इसकी परिभाषा अब हम बना रहे हैं, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन प्रदान करता है सिक्योरिटी यानी कोलेट्रल के बदले, उस दर को हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। क्लियर? ठीक है, तो रेपो रेट क्या है? आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को उनके प्रतिभूतियों की जमा करने के बदले या उसके एवज में लोन प्रदान करता है, उसी ब्याज दर को हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सामान्यतः शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब अल्पकाल के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। अप टू 40 दिन यानी एक दिन से लेकर 14 दिन तक इसमें सामान्यतः लोन की व्यवस्था होती है, लेकिन इसके लिए आपको सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो रेपो रेट समझ गए, यानी आरबीआई बैंकों को लोन देगा शॉर्ट टर्म के लिए, और सामान्यतः ये 19 डेज ना लिखें आप, इसको 14 डेज कर लें, 14 दिन के लिए सामान्यतः। तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगा विथ कोलेट्रल, यानी कुछ गिरवी रखाएगा तभी लोन देगा। ठीक है, तो तभी लोन देगा, बिना गिरवी रखे ये लोन नहीं देता है, और जो ब्याज दर चार्ज करेगा उसी को सामान्यतः रेपो रेट के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? अब आरबीआई बैंकों को लोन देता है विदाउट कोलेट्रल, यानी बिना कुछ गिरवी रखे भी लोन देता है। इस लोन को हम, इस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। अब यहाँ पे तो कुछ गिरवी रखवा लिया, यहाँ पे कुछ भी गिरवी नहीं है, अब बदले में जो लोन देगा उसमें उस रेट को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। कोई दिक्कत परेशानी? तभी पीछे बताए जिसमें गिरवी नहीं रखा है वो हाई रिस्क है, और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब ये जो रेपो रेट है, इससे ज़्यादा प्रतिशत किसका होगा? बैंक रेट का होगा, और सामान्यतः 0.25% ज़्यादा होता है किसका? बैंक रेट का, और ये लॉन्ग टर्म के लिए सामान्यतः दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, इसको आप यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए। कोई दिक्कत परेशानी? एक होता है एमएसएफ रेट। एमएसएफ रेट क्या होता है? तो इसमें भी आरबीआई बैंकों को लोन देता है ओवरनाइट के लिए। मान लीजिए किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ जाए 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए, 10 घंटा के लिए, 24 घंटा के अंदर के लिए, तब भी बैंक इसको सिक्योरिटी के बदले, यानी उनका एसएलआर सिक्योरिटी का कोटा जो भी रखे हैं उसके बदले इनको लोन प्रदान करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एमएसएफ रेट। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के रेट है, इसको अलग अलग समझेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से समझ सकेंगे। जैसे ये देखिए, अच्छा ये थोड़ा सा बात इसको समझिए। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई किसी वाणिज्यिक बैंक को बंधक या गिरवी के बदले अल्पकाल, अप टू मतलब 40 डेज, मतलब 1 से लेकर 14 दिन तक के लिए ऋण प्रदान करता है। ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई किसी भी वाणिज्यिक बैंक को बंधक या गिरवी रखने के बदले अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करता है। 1992 से इसको शुरू किया गया है। 2011 से इसी को पॉलिसी रेट होगा या कहा जाता है, बोर्ड पर देखिए। 2011 से पहले लगभग 2000 ईस्वी तक बैंक रेट को पॉलिसी रेट माना जाता था। पॉलिसी रेट मतलब वो बेंचमार्क एक रेट की तरह भी काउंट होता था। इन वर्ष 2011 से बैंक रेट को छोड़ दिया गया, और उसके बाद से अब जो पॉलिसी रेट माना जाता है वो किसको माना जाता है? रेपो रेट को। तो थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना है, पॉलिसी रेट भी माना जाता है रेपो रेट को। सामान्यतः इंटर बैंक मार्केट रेट या बेंचमार्क जो रेट होता है वो भी रेपो रेट के आसपास ही होता है। इंटर बैंक मार्केट रेट क्या होता है? थोड़ा ध्यान से, मान लीजिए कि एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, तो मान लो को वो तो जा सकता है आरबीआई के पास, एक तो सबसे मेन उसका आरबीआई है जाएगा, और जो पैसा कुछ आरबीआई अपना कोलेट्रल रखवा लेगा, जो पैसा उधार देगा बदले में जो रेट चार्ज करेगा उसको हम रेपो रेट के नाम से जानेंगे। सिंपल सा है।
लेकिन मान लो कि आरबीआई कभी पैसा देने से मना कर दे, तो बैंक के पास और क्या ऑप्शन है? तो बैंक के पास ये भी ऑप्शन है कि वो दूसरे बैंक के, मान लो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, तो एचडीएफसी बैंक के पास चला जाएगा, वो एक्सिस बैंक के पास चला जाएगा, वो पंजाब नेशनल बैंक के पास चला जाएगा। तो फिर वहां पे वो भी तो ब्याज लेंगे, तो उनकी जो ब्याज दर होता है ना, वो सामान्यतः रेपो रेट के आसपास ही होता है, या तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा या थोड़ा बहुत कम होगा, या लगभग लगभग हमेशा बराबर होता है। तो रेपो रेट को ही इंटर बैंक मार्केट रेट भी कहा जाता है, या इसी से वो भी क्या होता है, कैलकुलेट होता है। वर्तमान में रेपो रेट की दर कितना है? 6.5% है, यानी 6.50% है अभी लेटेस्ट आपके मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से। अब रेपो रेट अगर बढ़ता है तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब आप ही मानिए कि ब्याज की दर बढ़ गया, 10% पे कोई आपको ब्याज दे रहा है, आप लोन लेने जाएंगे? नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है। और ब्याज की दर कम हो जाए तब आप लोन लेने जाएंगे? जरूर जाएंगे, क्योंकि बहुत कम ब्याज पर आपको मान लो 1-2% पर ब्याज मिलने लगे, और ये सालाना काउंट होता है, तो आप न चाहते हुए भी बैंक के पास लोन लेने के लिए पहुंच जाएंगे। परंतु अगर सपोज करिए कि मार्केट में रेट ज़्यादा हो, इंटरेस्ट रेट ब्याज ज़्यादा हो, तो जो भी लोन लेने वाला होगा कम लोन लेने लगे, ठीक है। तो रेपो रेट अगर ज़्यादा होगा तो यानी ब्याज की कीमत क्या होगी? ज़्यादा होगी, लोग कम से कम लोन लेंगे, और मार्केट में लोन कम लेंगे तो तरलता क्या होगी? कम होगी। तरलता कम होगी तो हमारी मुद्रास्फीति क्या होगी? कम होगी। अब इसको उल्टा कर दीजिए, रिवर्स रेपो रेट अगर कम हो जाए तो यानी ब्याज सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, मार्केट में तरलता बढ़ जाएगी और मुद्रास्फीति भी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। तो ये था पूरा कहानी आपका रेपो रेट के बारे में, रेपो दर के बारे में। कोई दिक्कत परेशानी? अब होता है एक बैंक रेट, ठीक है। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई द्वारा किसी बैंक को बिना किसी बंधक या बिना किसी गिरवी रखे के लिए दीर्घकाल के लिए लोन प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कोलेट्रल जमा नहीं करना है, जबकि यहाँ पे आपको रेपो रेट में कोलेट्रल जमा करना था, ऋण प्रदान करता है। 2000 ईस्वी तक यह पॉलिसी रेट हुआ करता था। पॉलिसी रेट इन द सेंस कि देखो, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होती है ना, तो ये सारा रेट वो नहीं अनाउंस करता है, वो सिर्फ रेपो रेट बताता है, बाकी सारा रेट उसी के हिसाब से घटता और बढ़ता है, जो आगे अभी हम देखेंगे वो कितना, किस पे कितना कम होता है, कौन कितना घटता है। तो पॉलिसी रेट इन द सेंस कि उसके बढ़ने और घटने से बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी? बढ़ जाएंगी और घट जाएंगी, ठीक है। अब मतलब आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी तो सिर्फ रेपो रेट बताएगी कि रेपो रेट 6% है, 6.5% है, बाकी उसी से कल, जैसे एमएसएफ, जैसे ये है आपका बैंक रेट, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलती है कि जो भी रेपो रेट होगा उसी से 0.25 बेसिस पॉइंट अधिक होगा बैंक रेट, ठीक है। तो मान लो कि ये है 6.5%, ये हो जाएगा 6.75%, ठीक है। तो एक केवल ये पॉलिसी रेट चेंज होता है, इसके अकॉर्डिंग बाकी एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको पॉलिसी रेट कहा जाता है, क्योंकि इसी से बाकी सारा चीज को क्या होना है? चेंज होना है, ठीक है। तो बैंक दर ये समझ गए कि बिना कोलेट्रल का आरबीआई किसी बैंक को ब्याज देगा, तो जाहिर सी बात है कि 2080 इसको वर्तमान में ये मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, वनली जुर्माने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे? बोर्ड पे समझिए। मतलब अभी एमएसएफ रेट यानी लॉन्ग टर्म पे सामान्यतः मतलब ज़्यादा दिनों के लिए लोन देना आरबीआई ने मतलब अभी छोड़ दिया। फिर ये बैंक रेट क्या होता है? तो बैंक रेट क्या करता है ना कि अभी बोले सीआरआर 4.5% और एसएलआर 8%। अब कोई बैंक जब इसको फॉलो नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाने के लिए इस बैंक रेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मान लो एसएलआर के कोटा फुलफिल नहीं किया तो बैंक रेट +3%, यानी 6.5 7% +3% उसके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। तो सामान्यतः इसको बैंक रेपो रेट से हमेशा ये ज़्यादा होगा, 0.25%। वर्तमान में ये 6.75% है, तो हमेशा जुर्माने के लिए इसको वर्तमान में प्रयोग किया जाता है। बैंक रेट अगर ज़्यादा होगा, मतलब परसेंटेज इसका ज़्यादा होगा, तो ब्याज की राशि जो होगी वो महंगी होगी, महंगी होगी तो लोग कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे तो मार्केट में तरलता कम होगी और इन्फ्लेशन से लड़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर बैंक रेट कम हो जाए यानी ब्याज की दर कम हो जाए तो जाहिर सी बात है कि ब्याज सस्ती हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी तो लोन हमारी सस्ती हो जाएगी, और मार्केट में लोन लोग ज़्यादा लेकर आकर खर्च करेंगे तो तरलता बढ़ जाएगा, तरलता बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन के भी बढ़ने की संभावना यहाँ पे बनी रहेगी, ठीक है। तो ये समझ गए कि रेपो रेट और बैंक रेट क्या होता है। नेक्स्ट ये दो समझते हैं, एक एमएसएफ रेट होता है और एक टर्म रेपो होता है।
MSF रेट क्या होता है, बोर्ड पे समझिए, बोर्ड पे देखिए MSF रेट क्या होता है, इसको हम आपको समझा देंगे MSF रेट। ठीक है, बोर्ड पे देखिए। अब इस वाले बोर्ड पे MSF रेट क्या होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आपका RBI है। नीचे आपका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या SBI है। और मान लीजिए कि इसने बहुत सारा पैसा उधार लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेपो रेट पे, जो अभी चुकता नहीं किया है, अभी ये चुकाया नहीं है, और फिर से इसको दोबारा मान लो कि पैसे की जरूरत पड़ जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, तो इसको कहाँ से पैसा मिल सकता है। तो एक तो ये जा सकता है भारत के अदर बैंक के पास, जो भी मान लो कि ये पंजाब नेशनल बैंक है, मान लो बैंक बी है कोई, एक कोई बैंक सी है, तो अलग अलग बैंकों के पास ये जा सकता है उधार के लिए। ठीक है, मान लो कि ये सबसे पहले RBI के पास गया, RBI से बोला कि हमको कुछ पैसा उधार के लिए चाहिए। RBI देखेगा, पूछेगा कि पहले जो पैसा ले गए थे रेपो रेट पे वो तो चुकता नहीं किया, हम तुमको पैसा नहीं देंगे। ठीक है भाई। दूसरा इसका ऑप्शन क्या है, दूसरा इसका ऑप्शन है कि इन तमाम बैंकों के पास, HDFC PNB सभी बैंकों के पास जाएगा कि हमको उधार दीजिए। ये भी बैंक देखेंगे कि भाई इनकी स्थिति ठीक ठाक नहीं है, तो मान लो ये भी बैंक देने से क्या कर दिए, मना, सॉरी लोन देने से मना कर दिए। अब SBI को ज़रूरत है, तो फिर यह क्या करे, तब ये मान लो कि एक कॉल मनी मार्केट होता है, जहाँ से भी पैसे के मतलब वहाँ से भी पैसे ब्याज पे मिलते हैं, तो कॉल मनी मार्केट गया, वहाँ से भी इसको प्राप्त नहीं है, तो वापस ये जाएगा स्टेट बैंक, सॉरी किसके पास, तो वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। रिजर्व बैंक इंडिया से गुहार लगाएगा, महोदय आप ही हैं, जो भी हैं हमको बचा लीजिए। तो बचा लीजिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएगा किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है, तुमको लोन प्रदान करेंगे, जितना ऋण चाहिए उतना ऋण हम देंगे, टेंशन न लो, क्योंकि तुम अभी संकट में हो तो उभारने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम ऋण आपको देंगे। तो जो MSF होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो क्या होता है, तो मान लो कि इसने जितना लोन इसको देना है, मतलब RBI को जो भी लोन देना है, इसके बदले में अब सिक्योरिटी या कोलेट्रल क्या रखेगा, तो इसके पास जो हेलो 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 हेलो, बोर्ड पे देखो, आई बोर्ड पे, तो ये पढ़ रहे थे हम मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, मौद्रिक नीति के महत्वपूर्ण उपकरण। ठीक है, जिसके माध्यम से RBI मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सामान्य सा मतलब बताए थे कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य ही है कि मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, कभी ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करना, कभी कम हो जाए तो उसको ज़्यादा करना, क्योंकि महंगाई इन्फ्लेशन से उसको लड़ना है। और उसको टारगेट दिया गया था इन्फ्लेशन कि आपको CPI इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, मतलब RBI जो मौद्रिक नीति बनाता है वो CPI इन्फ्लेशन को टारगेट करता है, और CPI इन्फ्लेशन जो 4% ±2% को क्या करता है, टारगेट करता है। ठीक है, कि इतना होना चाहिए, मतलब किसी वस्तु की प्राइस मान लो कि पिछले साल 100 रुपया था, तो ये बढ़कर अंतिम 106 तक जाना चाहिए और कम 102 तक जाना चाहिए। इससे अधिक न तो अधिक जाना चाहिए और न तो कम जाना चाहिए। अधिक जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा महंगाई आ जाएगी, और कम जाएगा तो मंदी जैसी कंडीशन भी बन सकती है। तो इन दोनों के बीच में ये रखने का प्रयास करेगा कि ये जो वस्तु की प्राइस है वो 102 रुपये से लेकर 106 रुपये के क्या हो, बीच में। तो मार्केट में उस मनी सप्लाई को उसी कंट्रोल वे में रहेगा कि हमारा ये जो मनी सप्लाई है वो क्या करे, कंट्रोल कर ऊपर। अब इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए RBI कुछ महत्वपूर्ण टूल्स का उपयोग करता है, जिसमें हम पढ़े थे कि एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। मात्रात्मक में स्पेशली CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF रेट, SDF रेट, ये सब आता है आपका मात्रात्मक में, और फिर गुणात्मक में ये सब आता है। पीछे क्लास में दो तीन चीज समझ लिए थे। एक समझे थे हम NDTL, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। NDTL बैंक के पास जो टोटल जमा होता है उसी टोटल जमा को हम क्या बोलते हैं, NDTL। फिर उसके बाद से हम समझे थे CRR क्या होता है और SLR क्या होता है। तो CRR का मतलब ही है कि कैश रिजर्व रेशियो, मतलब RBI जो भी बैंक के पास जो टोटल NDTL है उसका कुछ प्रतिशत कैश के रूप में RBI के पास रखना पड़ता है। तो जो अभी है 4.5%, यानी जो भी बैंक का NDTL होगा उसका 4.5% कैश के रूप में जाकर RBI के पास क्या कर देना है, जमा कर दे। यहाँ तो कोई दिक्कत। इस परसेंटेज को ही हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, या इसी को बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, अगर ये
4.5% कोई बैंक नहीं जमा करे तो फिर उस पर पेनल्टी का भी प्रावधान है कि जो बैंक रेट होगा उसी बैंक रेट से +3% उसके ऊपर क्या लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा। तो जो भी बैंक का एनडीटीएल होगा उस एनडीटीएल का 4.5% तो पहले अलग साइड कर देना है, कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे आरबीआई के पास वो पैसा क्या हो जाएगा, जमा हो जाए। उसके बाद से एक पढ़े थे हम स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको एसएलआर के नाम से जाना जाता है। मतलब एसएलआर मतलब कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब वैसा, अब इसमें वैसा चीज रखना है जो तुरंत लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाए। जैसे कैश है तो तुरंत लिक्विड ही है, उसको फिर गोल्ड है या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार जितने भी बैंक है उनका जो एनडीटीएल है उस एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा अपने ही पास लिक्विड के रूप में रखना पड़ता है, यानी तरल के रूप में रखना पड़ता है। लिक्विड मतलब कैश भी रख सकता है, गोल्ड भी रख सकता है, या फिर सरकारी प्रतिभूतियां या गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी रख सकता है। ठीक है, तो 4.5% आपको सीधे कैश में ले जाकर आरबीआई के पास जमा कर देना है और बाकी 18% अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे रख लेना है, यानी उसको लिक्विड के तौर पे रख लेना है। तो 18.5% और 4.5%, 22.5% पैसा पहले तो साइड लगा देना है। उसके बाद से जो बच गया 77.5% पैसा बैंक का एनडीटीएल, उसी को वो बैंक अब लोन में घुमाता है और अपना इनकम क्या करता है, जनरेट करता है। तो एसएलआर और सीआरआर दो बात समझ गए थे। और उसके बाद से दो बात और बताए थे आपको, रेपो रेट के बारे में हम बताए थे। उसके बाद से आपको बैंक रेट बताए थे, एमएसएफ रेट, थोड़ा थोड़ा सारा बात बता दिए थे। और इसके बाद से कुछ बातें आपको लिखाई, सॉरी, बाकी सारे स्लाइड टेलीग्राम पे चला गया है, आपको कायदे से उसको लिख लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा है तो बहुत दुख की बात है, कल उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कल इसका सारा वीडियो बना रहे थे, हम सोचे थे इसको कल ही कंप्लीट कर दें, तब तक आधा हाफ वीडियो बना था, तब तक बीच में लाइट वगैरह का डिस्कनेक्शन हो गया। फिर उसके बाद से न तो पूरा बन पाया, लेकिन स्लाइड पूरा बन गया था। स्लाइड भी सब इस वजह से डिलीट हो गया, इससे पहले फोटो खींच लिया गया था जो आपके टेलीग्राम पे चला गया था, आप वहाँ से लिख दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें हम आपको अभी समझा देते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, तो ये आपका एनडीटीएल कैसे निकलता है, इसमें सारा चीज़ बताया गया था आपको। ठीक है, वो लेक्चर में मिल जाएगा अभी जो लेक्चर। फिर कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है ये आपको बता दिया गया था, ये स्लाइड भी है आपको। फिर उसके बाद से वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर क्या होता है, इस पर भी डिस्कशन हो गया था कि एनडीटीएल का कुछ हिस्सा अपने पास लिक्विड के फॉर्म में रखना होता है। उसके बाद से एक चीज ये डिस्कस हुई थी पीछे क्लास में, सिक्योर्ड लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। तो सिक्योर्ड लोन किसी गारंटी के बदले, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको लोन उधारी दे या फिर आपको पैसा दे तो उसके बदले कुछ ना कुछ आपसे गिरवी रखाए, तो इसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। कोई व्यक्ति आपको पैसा बिना गिरवी रखे ही कुछ दे देता है तो उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड। जाहिर सी बात है कि जिसमें गिरवी रखाएगा उसमें रिस्क कम है, क्योंकि उसको भी पता है कि पैसा नहीं चुकता करेगा तो फिर वो पैसा हमारा हो जाएगा, या जो भी चीज गिरवी रखा हुआ है। तो इसमें रिस्क कम है, इसलिए इसमें जो ब्याज की दर होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जो अनसिक्योर्ड लोन है जिसमें कुछ भी कोलेटरल जमा नहीं किया गया है तो उसमें जो ब्याज रिस्क ज़्यादा है, बोलो ना जी, इसलिए उसमें ब्याज की दर भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और सामान्यतः जो कोलेटरल वैल्यू होता है, कोलेटरल वैल्यू इन द सेंस कि जो पैसा गिरवी रखा जाता है वो आपके लोन के वैल्यू से क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी 10 लाख का लोन आपको लेना है तो 12 लाख 11 लाख की कोई परिसंपत्ति आपको जमा करनी पड़ेगी, तभी बैंक आपको सामान्यतः लोन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो कोलेटरल वैल्यू जो होता है वो सामान्यतः लोन वैल्यू से क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे 10 लाख रुपया लोन वैल्यू है तो लोन वैल्यू है 8 लाख रुपया, तो कोलेटरल आपका 10 लाख रुपया, इसमें मार्जिन कितना बनेगा, 2 लाख। तो अलग अलग मार्जिन होता है, लेकिन सामान्यतः कोलेटरल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, वैधानिक तरलता अनुपात, ये तो समझ गए थे। नेक्स्ट ये देखो एक, ठीक है, अब इसमें पांचों समझाया गया है जो आपका 5-6 है। एक है बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ रेट, एसडीएफ रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब ये पांचों समझिए, उसके बाद से फिर आगे इसके बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। सबसे पहले 2 काम होगा, एक तो बैंकिंग सिस्टम में आप जाओगे, बैंकिंग सिस्टम में तो 2 काम होगा। एक तो ऊपर आरबीआई बैठा हुआ है भाई, ये टॉप पे, भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे कौन है, आरबीआई है। उसके जस्ट नीचे भारत के पूरी बैंकिंग सिस्टम है, यानी भारत का पूरी बैंकिंग व्यवस्था है। यहाँ पे मान लेते हैं हम कि कोई एसबीआई का टाइप का कोई बैंक है, ठीक है। और एसबीआई लिख रहे हैं मतलब पूरे भारत की एसबीआई लिख रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक लिख रहे हैं मतलब पूरे भारत के पंजाब नेशनल बैंक लिख रहे हैं। मान लीजिए एक और बैंक का हमने फिगर बना लिया जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, नाम सुने ही होंगे, बोलो ना जी।
अब दो तरीके से यहाँ पे दोनों के बीच डील होगा। जैसे ये वाले स्लाइड में आप ध्यान दीजिए, ये वाले स्लाइड में जिसमें बैंकिंग के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया था कि हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे बीच में बैंक है, यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर का खाता खुला हुआ है, इनके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा है अपना सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में, इन सारे डिपॉजिट को लाकर बैंक में क्या करते हैं, जमा करते हैं, या तो कोई दिक्कत पड़ता है। फिर ये जितना पैसा जमा करते हैं बदले में बैंक इनको कुछ ना कुछ क्या करता है, ब्याज देता है। अब जाहिर सी बात है कि जितना कस्टमर का पैसा जमा है उस पर कुछ ना कुछ बैंक को ब्याज पे करना है, तो उस पैसे को तो अपने पास रखेगा नहीं, क्योंकि उसको भी तो सेकंड पार्टी को क्या करना है, ब्याज के साथ मूलधन भी क्या करना है, वापस करना है। तो बैंक इन सारे पैसे को उद्योगपति या जिसको जरूरत होता है उसको लोन में ये क्या करते हैं, घुमाते हैं। यही ना पढ़े थे, सिंपल। लोन में घुमाते हैं, सामान्य तो 9-10% पे इसको लोन में घुमाएंगे, इधर 4% देना है, बीच में जो 4-5% बच जाए इसका इनका क्या है, मुनाफा। अब बीच में आप रख लीजिए आरबीआई को या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, या बैंक की जगह पे कौन है, आरबीआई। अब जैसे हम लोग खाता धारक है किसका, बैंक का, तो इसका खाता धारक अब कौन हो गया, इसका ग्राहक कौन हो गया, बैंक। मतलब इस, अच्छा सपोज ना, ये बैंक सपोज करिए कि ये बैंक है, तो ये बैंक का भी खाता कहीं पे होगा जहां से इसको लोन की आवश्यकता होगी, तो इसका कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसको कभी पैसे की जरूरत पड़ जाए, मान लो कि इसको कभी अपना मतलब सारी जो कैश रिजर्व रेशियो या SLR ये सब मेंटेन करना है, या कोई उद्योगपति पैसा लेने आ रहा है लेकिन इसके पास पैसे ही नहीं है, तो इसको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो ये कहाँ से हैंडल करेगा, तो ये पैसे के लिए कहाँ जाएगा, आरबीआई, क्योंकि इसका खाता कहाँ पे है, आरबीआई के पास। आरबीआई से पैसा लेकर आएगा, फिर इसको आगे कस्टमर को क्या करेगा, घुमा देगा। बात समझ में आ गया। तो इसका जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, आरबीआई के पास है, ठीक है। तो ये वाला स्लाइड हम थोड़ा सा समझे थे, बैंकिंग सिस्टम सब शुरुआत हुआ था तभी। अब आज के क्लास में स्पेशली अब आरबीआई के साथ ही अपना कैसे काम करता है बोर्ड पे देखिए। अब यहाँ पे बहुत सारे भारत के बैंक है और एक तरफ है कौन, आरबीआई। तो दो तरीके से पैसा लेन देन होगा, एक तो सभी इन बैंकों को जरूरत होगा तो आरबीआई इनको पैसा देगा, माने जब भी ये लोन के लिए जाएं तो आरबीआई इनको पैसा देगा, बदले में जाहिर सी बात है कि क्या करेगा, ब्याज लेगा। ब्याज लेगा तो दो तरीके से होगा, अगर कोलेट्रल जमा है तो रिस्क कम है तो ब्याज की दर भी क्या होगी, कम होगी। अगर कोलेट्रल जमा नहीं है तो रिस्क ज़्यादा है तो ब्याज की दर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा कि मान लो कि इन बैंकों के पास पैसा ज़्यादा बच जाए, बहुत सारे कस्टमर ने अपना पैसा जमा किया लेकिन कोई लोन लेने नहीं आ रहा है, लेकिन इनको तो ब्याज देना है, तो फिर इनके पास पैसा ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करेंगे, तो ये ले जाकर आरबीआई में क्या कर देंगे, रख देंगे, जमा कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि इधर से लिए थे तो आरबीआई को ब्याज देना पड़ा, तो इधर से देंगे तो फिर आरबीआई से ब्याज लेंगे, बोलो ना जैसा। अगर कोलेट्रल के साथ देंगे तो रिस्क कम है, ब्याज की दर क्या होगी, कम होगा। अगर बिना गिरवी रखे कुछ दे रहे हैं तो रिस्क ज़्यादा है तो ब्याज की दर भी क्या होगी, ज़्यादा। लगभग 4 चीज़ हम आपको समझा दिए हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। मतलब एक तरफ आरबीआई बैंकों को उधार देगा विथ कोलेट्रल और विदाउट कोलेट्रल, मतलब बिना गिरवी रखे। दूसरी तरफ बैंक अपना जो भी एक्स्ट्रा पैसा वो आरबीआई के पास रखेंगे, एक कोलेट्रल के साथ और एक बिना कोलेट्रल के साथ। इतना बात समझ गए। फिर ये वाले स्लाइड तो आप आराम से समझ लेंगे। सबसे पहले रेपो रेट समझ लीजिए। तो रेपो रेट में यहाँ पे दिख रहा है आपको आरबीआई बैंकों को क्या करता है, लोन देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है तीर जो बनाया गया है वो बैंकों को क्या करता है, लोन देता है। और इस सामान्यतः 190 दिन नहीं, अब इसको कम करके 140 डेज ऐसे कर दिया गया, 1 से 14 दिन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। बस इतना दिमाग में रखिए, लघु अवधि के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। कोई दिक्कत परेशानी, विथ कोलेट्रल यानी कुछ गिरवी रखाएगा तभी ये क्या करेगा, लोन आपको प्रोवाइड करेगा। तो कुछ गिरवी रखाएगा, लोन प्रोवाइड करेगा, तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होती है और वर्तमान में ये कितना है 6.50%। इसको बेंचमार्क रेट भी कहा जाता है या इंटर बैंक मार्केट रेट भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है बोर्ड पे समझिए। बेंचमार्क रेट इन द सेंस किस लो इसलिए, या इसको पॉलिसी रेट भी कहा जाता था। पहले हमारा बैंक रेट होता था पॉलिसी रेट, लेकिन वर्ष 2011 से रेपो रेट को पॉलिसी रेट बना दिया गया। नीतिगत मतलब दर इसको कहा जाता है। पॉलिसी रेट इन द सेंस कि जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा होती है तो आरबीआई ये सभी अनाउंस नहीं करता है। आरबीआई केवल रेपो रेट के बारे में जानकारी देता है कि हमारा रेपो रेट 6.50% या 6.50 बेसिस पॉइंट हमारा रेपो रेट है। अब इसी के साथ पूरा इसी से पूरा कनेक्ट होगा। जैसे बैंक रेट है तो इससे 0.25 अधिक होगा, 0.25 अधिक होगा। जो एमएसएफ है वो 0.25
कम होगा। ऐसे करके ये पूरा अपना क्या करता है, सॉरी, ये MSF इसके बराबर होगा किसके, बैंक रेट के, बैंक रेट के बराबर होगा। जो SDF रेट होगा इससे 0.25 कम होगा। तो सारा चीज इसी से कैलकुलेट होता है, इसलिए इसको सामान्यतः पॉलिसी रेट के नाम से भी जाना जाता है। पॉलिसी रेट या इसी को इंटर बैंक बेंच रेट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे थोड़ा समझें। तो इसमें ठीक है, तो एक समझ गए कोलेट्रल के साथ, मतलब RBI जो भी बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है, ये बैंक अपना सारा पैसा जमा करेंगे, सॉरी, RBI बैंकों को पैसा देगा कोलेट्रल यानी कुछ गिरवी रखाकर, और इधर इसके बदले में जो ब्याज इस पे चार्ज करेगा उसी ब्याज को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। जो ब्याज की दर होगी वही रेपो दर कहलाएगी। इतना बात समझ गए। और जिसमें बिना कुछ गिरवी रखे लॉन्ग टर्म के लिए, सामान्यतः 14 दिन या 1 साल तक के लिए कोई लोन प्रदान करे बिना कुछ गिरवी रखे, कुछ भी यहाँ पे गिरवी नहीं है, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ये बैंक रेट है। वर्तमान में बैंक रेट का इस्तेमाल सामान्यतः लॉन्ग टर्म के लिए लोन देना RBI ने छोड़ दिया है, तो वर्तमान में बैंक रेट का इस्तेमाल आज के दौर में मॉनेटरी पॉलिसी में सामान्यतः नहीं होता है। बस इसको जुर्माना चार्ज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के हिस्सा के तौर पर रखा गया। अभी बोले कि जब कैश रिजर्व रेशियो और SLR नहीं मेंटेन करेगा कोई बैंक, तो उसके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो बैंक रेट प्लस क्या होगा, 3%। तो सामान्यतः मॉनेटरी पॉलिसी में भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन सामान्यतः जुर्माने के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इसका प्रयोग अभी वर्तमान में किया जाता है। 2 समझ गए, एक समझ गए कौन, रेपो रेट, और एक समझ गए कौन, बैंक रेट। रेपो रेट मतलब कुछ पैसे गिरवी रख के बैंक पैसा उधार लाए तो जो प्रतिशत लगेगा उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। और बिना गिरवी रखे तो जाहिर सी बात है कि रिस्क क्या है, ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट के वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे वो 0.25 बेसिस पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत %। नेक्स्ट, अब वो कभी कभी बैंकों के पास पैसा अधिक हो जाए, बैंकों के पास पैसा अधिक हो जाए तो ये बैंक अपना पैसा ले जाकर RBI के पास जमा कर देते हैं। किसके पास नहीं, RBI के पास, विथ कोलेट्रल यानी कुछ गिरवी रखाएगा RBI से, ये अब लोग गिरवी रखवाएंगे। गिरवी रखा के जो पैसा जमा करेगा या लोन में जो भी पैसा RBI को देगा, सॉरी पहले रिवर्स रेपो रेट समझिए, पहले रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये देखिए बैंक है, ठीक है, यहाँ पे विथ कोलेट्रल है, यानी RBI से कुछ पैसा कोलेट्रल यानी गिरवी रखाएगा और बदले में ये लोन प्रोवाइड करेगा किसको, RBI। और बदले में बैंकों को जो ब्याज मिलेगा उसी ब्याज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट या RRR बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी, तो इसमें कोलेट्रल रखा जाता है, इसमें विदाउट कोलेट्रल नहीं है। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ है वर्ष 2022 से। अब इसको क्यों स्टार्ट किया गया, इस स्लाइड में देखिए। SDF रेट, स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इसको बोलते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट रेट, इसको देखो क्या होता है SDF रेट। वर्ष 2020 में कोविड आया, तो कोविड के बाद उसके बाद से RBI की जो मौद्रिक नीति थी उसमें काफ़ी मतलब विस्तारवादी मौद्रिक नीति को फॉलो किया गया। इतना रेट कम किया गया, मतलब ये RR और ये सब CRR SLR ये काफ़ी कम किया गया कि मार्केट में तरलता बढ़े, और तरलता बढ़े तो थोड़ा सा मनी का फ्लो बढ़े, और मनी का फ्लो बढ़े तो अर्थव्यवस्था थोड़ा सा मंदी से क्या हो गए, उभर जाए। तो इसके लिए RBI ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम किया और बहुत सस्ते दामों पर लोन को प्रोवाइड किया। किसको, बैंकों को। बैंकों को लोन तो मिल गया, परंतु इसके एवज में अभी मार्केट पूरी तरह से ओपन हुआ नहीं था, हमारे पोर्ट अभी पूरी तरह से खोले नहीं थे, पूरा अभी इंटर स्टेट बैंक पूरा ये सब कुछ अभी शुरू नहीं हुआ था प्रॉपर में। तो एकाएक बैंकों के पास लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई, जिससे महंगाई पर असर पड़ने लगा और महंगाई धीरे धीरे काफ़ी बढ़ने लगी। तब यहाँ पे RBI के द्वारा एक नई प्रकार के रेट की शुरुआत की गई, जिसका नाम है SDF, मतलब SDF की शुरुआत की गई। अब इसमें क्या होता है कि RBI जो भी बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा था, एक्स्ट्रा पैसा, इस एक्स्ट्रा पैसे को वापस से RBI के पास लाने के लिए SDF रेट 2022 से इसकी शुरुआत की गई। और बोला RBI ने सभी बैंकों से बोला कि आपका जो भी पैसा है वो लाकर जमा कर दीजिए। अब जलाकर जमा कर दिए तो रिवर्स रेपो रेट पहले से चल ही रहा था, बोलो ना जी असनो। रिवर्स रेपो रेट में क्या है कि RBI कुछ अपना कोलेट्रल रखेगा और बदले में ये सारा बैंक का पैसा RBI के पास जमा हो जाएगा, बदले में उनको जो ब्याज मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। अब RBI को इस रेट पे लेना है तो उसके लिए तो कोलेट्रल RBI को कुछ देना पड़ेगा, और RBI के पास इतना कोलेट्रल था नहीं कि मनी मार्केट से रिसीव करे तो सारे बैंकों को उतना कोलेट्रल प्रोवाइड कराए। इसलिए RBI ने बोला कि छोड़िए, इसको भूल जाइए, अब नए फैसिलिटी पाइए जिसका नाम है SDF, और इसके माध्यम से अब हमको बिना कोलेट्रल का लोन दीजिए और बदले में जो ब्याज आपको पे करेंगे उसी को SDF रेट के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपका बैंकिंग सिस्टम है, बैंक, और ये सारा लोन प्रोवाइड करेंगे किसको,
आरबीआई को, और बदले में विदाउट कोलेट्रल, मतलब कुछ भी चीज़ यहाँ पे गिरवी नहीं रखना है, और बदले में जो इनको ब्याज मिलेगा उसी ब्याज को हम क्या बोलते हैं, एसडीएफ रेट के नाम से। बात समझ गए? इसका फुल फॉर्म होता है एसडीएफ का, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, अस्थायी जमा सुविधा। कोई दिक्कत परेशानी आती? तो 4 समझ गए, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ रेट। कोई दिक्कत परेशानी? रेपो रेट में कोलेट्रल के साथ बैंक उधार लेंगे आरबीआई से, बिना कोलेट्रल के साथ बैंक रेट पे लेंगे। उल्टा कर दीजिए, अब आरबीआई को पैसे की जरूरत है तो रिवर्स रेपो रेट पे जा सकती है विथ कोलेट्रल। अगर विथ कोलेट्रल के साथ नहीं जाना है तो फिर एसडीएफ रेट पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे कुछ भी चीज आरबीआई को गिरवी नहीं रखना है, उसको उधार में पैसा मिल जाए। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब एक समझना है आपका, ये एमएसएफ रेट क्या होता है, एमएसएफ रेट, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए एमएसएफ रेट को। ये थोड़ा सा घुमावदार है। मान लीजिए कि आपका बैंकिंग सिस्टम है जहाँ पे ऊपर में आरबीआई है, यहाँ पे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत परेशानी? बदले में यहाँ पे कोई बैंक है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई बैंक है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मान लो कि अचानक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कभी पैसे की जरूरत पड़ जाए, ओवरनाइट, मतलब 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक के लिए कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। मान लीजिए कि अचानक उसको कोई ज़्यादा सेविंग अकाउंट से पैसा निकलने वाला हो गया, कोई लोन लेने के लिए अचानक आ गया, या फिर उसका एसएलआर कोटा मेंटेन नहीं हो पाया या सीआरआर कोटा मेंटेन नहीं हो पाया, उसको 24 घंटे के लिए लोन चाहिए। बात समझ रहे हैं? अब ये लोन उसको कहाँ मिलेगा? ओवरनाइट बोलते हैं, मतलब 1 रात के अंदर के लिए उसको लोन चाहिए। तो लोन के लिए उसके पास क्या क्या ऑप्शन है? तो मान लीजिए एक लोन के लिए एसबीआई को चाहिए, तो एसबीआई को लोन की आवश्यकता है तो ये चला जाएगा पंजाब नेशनल बैंक के पास, पीएनबी के पास, कि हमको कुछ पैसा उधार चाहिए, हमको लोन में दे दीजिए पैसा। एक ऑप्शन तो इसके पास है, दूसरे बैंक से क्या कर लेगा, ले लेगा। मान लो कि पीएनबी ने लोन देने से मना कर दिया, बोला कि नहीं आप हो सकता है कि लोन हमको ना पे कर पाए, अलग अलग रीजन। तो ये दूसरा गया एचडीएफसी के पास कि हमको लोन दीजिए। एचडीएफसी ने भी लोन देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और 1-2-3 बैंकों का दरवाजा खटखटाया, कोई बैंक ने इसको लोन देने से सभी बैंकों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। लेकिन इसको है क्या जरूरत, बोलो ना दोस्तों। तो दूसरा ऑप्शन है, एक होता है कॉल मनी मार्केट, एक शब्द आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कॉल मनी मार्केट, जहां पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसे का ट्रांजेक्शन होता है, मतलब जिसको जरूरत है ले जाता है, जिसके पास एक्स्ट्रा वो सब अपना पैसा क्या करते हैं, जमा कर। तो मान लो कि इसके पास दूसरा ऑप्शन है कि ये चले जाए कॉल मनी मार्केट में, कुछ पैसा इसको उधार चाहिए तो, और मान लो कि कॉल मनी मार्केट से भी पैसा इसको उधार में न मिले, तो फिर एसबीआई के साथ क्या होगा? तब एसबीआई वापस जाएगा अपने बॉस के पास, जिसका बॉस है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा पहले जो लोन दिए थे वो तो वापस चुकता आपने नहीं किया है, तो फिर किस बिहाफ पे आपको लोन दिया जाए? सिक्योरिटी आपने जो जमा किया अभी तक आप नहीं ले गए, और आप जो पहले का लोन है वो सारा चुकता नहीं हुआ है, तो फिर किस बिहाफ पे आपने कुछ गड़बड़ किया होगा, इसलिए बाकी सब बैंक भी आपको लोन नहीं दे रहे हैं, बाकी कॉल मनी से भी आपको पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी कुछ गड़बड़ है आप में, तभी ये सारा चीज़ आपके साथ हो रहा है। लास्ट में तो आरबीआई है ही, कुछ ना कुछ उसको तो सेटल करना ही है, क्योंकि इसको बैंक के पैसे की क्या है, आवश्यकता है। तो एमएसएफ रेट क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अभी आरबीआई इसको पैसा तो देगा, बोलेगा कितने का पैसा चाहिए, तो ये बोलेगा कि मान लो कि 100 करोड़ रुपया चाहिए उधार। आरबीआई बोलेगा ठीक है 100 करोड़ रुपया आपको मिलेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। परंतु इसके पहले पढ़े तो हम रेपो रेट, जिसमें कुछ कोलेट्रल क्या होता है, जमा करना होता है। एक पढ़े थे बैंक रेट, जिसमें कोलेट्रल को जमा नहीं करना पड़ता। आप सोच रहे हैं सर फिर ये 2 खिड़की है ही, रेपो रेट से पैसा ले लेता और एमएसएफ रेट से ले लेता, तो बैंक रेट से ले लेता, तो फिर ये तीसरे की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो रेपो रेट से लेगा तो उसको कुछ पहले क्या करना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, पहले तो बात वही अप्लाई हो जाएगा। और कोई जरूरी नहीं अभी बोली कि बैंक रेट सामान्यतः अभी काम करना बंद कर दिया, मॉनेटरी पॉलिसी में अभी वो काम नहीं कर रहा है, तो बैंक रेट तो वो तो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, क्या कर रही है जी, फोन में रख दो ना उसको साइड में। तुम्ही को बोल रहे हो काहे टेबल पे फोन रखिए वैसे। तो उसके पास एक ऑप्शन है कि रेपो रेट पे, तो रेपो रेट पे तो उसको लोन मिलेगा नहीं, क्योंकि उसको सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा, उसके पास सिक्योरिटी कुछ है नहीं अभी फिलहाल देने के लिए। दूसरा बैंक रेट से लोन देना सामान्यतः आरबीआई अभी ने क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो फिर तो कोई ना कोई ऑप्शन निकलना चाहिए। तब आरबीआई ने बोला कि ठीक है आपको लोन देंगे, हम 100 करोड़ का लोन देंगे ओवरनाइट के लिए, मतलब 1 रात के लिए। अब 100 करोड़ का इसके पास सिक्योरिटी नहीं है, तो ये बोला गया कि 18% जो आपने एसएलआर रखा है, एसएलआर 18% सिक्योरिटी, याद है कि भूल गए,
मतलब वो हिस्सा जो बैंक अपने पास रखा है, तो बोलेगा कि एसएलआर सिक्योरिटी में से जो 18% है, 100 करोड़ का इसका सिक्योरिटी हमको लाकर क्या कर दीजिए, वापस दे दीजिए कोलेट्रल के तौर पे, गिरवी के तौर पे, और बदले में आप पैसा क्या करिए, उधार लीजिए, और एमएसएफ रेट पर आपसे ब्याज क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, जो बराबर होता है किसके, बैंक रेट के। तो एमएसएफ रेट उसको बोलते हैं जब जो उसके पास एसएलआर कोटा है, उसी एसएलआर कोटा का इस्तेमाल करके कोई बैंक आरबीआई से उधार लेता है, तो इस रेट को हम क्या बोलते हैं, एमएसएफ रेट बोलते हैं। हम ही समझा दिया, हम ही समझ लिए। बैंक रेट और एमएसएफ रेट का दोनों बराबर है। दोनों में अंतर क्या है कि बैंक रेट पे अगर मिलता तो बिना किसी कोलेट्रल का मिल जाता, इसमें कोलेट्रल जमा करना होता है लेकिन अपने पास से नहीं। ये जो एसएलआर कोटा आपने रखा 18%, इसी में से जो भी आपने लोन लिया है उतना जमा करके फिर उतना लोन आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। बोलो ना जैसे। तो 5 ये समझ गए, ये 5 एमएसएफ रेट लोन देगा आरबीआई किसको, बैंक को, एसएलआर सिक्योरिटी के बदले। मतलब एसएलआर जो कोटा उसका रखा गया 18%, उसी में से कुछ सिक्योरिटी के तौर पे इस्तेमाल करके वो बैंक क्या कर लेगा, लोन लेगा। कोई यहां तक दिक्कत? तो पांचों समझ गई है। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, एसडीएफ रेट क्या होता है, और एमएसएफ रेट क्या होता है। अब अभी बोले कि अब ये देखिए, अच्छा ये एक थोड़ा सा आप बात समझिए। 1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट होता है। पीछे भी हमने इसको चर्चा किया था। मान लो कि अभी ब्याज की दर रेपो रेट है 6.5%, तो इसको लिखने के दो तरीका है, 6.5% लिखे या 6.50 बेसिस पॉइंट लिखें। दोनों बात क्या है, एक समान है। 1% बराबर ये कितना होता है, 100 बेसिस पॉइंट होता है। ठीक है, तो आपको जो न्यूज में मिलेगा ना, ये कुछ चेंज होता है, तो ये आरबीआई ये नहीं बताता है कि हमने इतना परसेंट चेंज किया। जो भी बढ़ाएगा घटाएगा वो किस पे बात करेगा, बेसिस पॉइंट पे बात करेगा कि हमने 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट को बढ़ा दिया है, हमने 10 बेसिस पॉइंट रेपो रेट को घटा दिया है। तो बेसिस पॉइंट ही बात करता है, वो परसेंटेज बात नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो ना जी। तो अगला जब मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा होगी तो आप इसको करिएगा, मतलब देखिएगा कोई चेंज नहीं हो तो बोलेगा कि हमने कोई भी बेसिस पॉइंट ना तो बढ़ाया ना तो घटाया। तो परसेंटेज नहीं, बैंकिंग की भाषा में और मॉनेटरी पॉलिसी की भाषा में इसको बेसिस पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 1% बचा बराबर 100 बेसिस पॉइंट। ठीक है, एक होता है फ्लोर लिमिट, एक होता है सीलिंग लिमिट। फ्लोर लिमिट मतलब कि सबसे न्यूनतम होता है, इससे नीचे नहीं जा सकता है। सीलिंग लिमिट मतलब होता है कि इससे अधिकतम होता है, इससे अधिकतम नहीं जा सकता। जैसे मान लो कि एसएलआर है, तो एसएलआर के लिए फ्लोर लिमिट अधिकतम कितना है, 40%। एसएलआर 40% से अधिक नहीं हो सकता, जबकि इसका फ्लोर लिमिट है कितना, 0%, यानी 0% तो 0 है ही है, तो उसमें कुछ प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, इस डायग्राम को समझे। रेपो रेट को यहाँ पे बीच में रखना है। रेपो रेट को, रेपो रेट से बैंक रेट जब भी होगा, दो बातें लिखा गया है, प्लस मतलब 0.25% या फिर 25 बेसिस पॉइंट, इस तरह से लिखेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? यानी जैसे ही रेपो रेट चेंज हुआ, अलग से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ये नहीं बताएगी कि हमारा बैंक रेट कितना हुआ। बोलो ना जी, यस नो। तो जैसे ही ये चेंज हुआ तो समझिए कि ये भी चेंज हो गया। अपने से 0.25 बेसिस पॉइंट क्या कर लेना है, ऐड कर लेना, या 25 बेसिस पॉइंट ऐड कर लेना। इसलिए इसको बोलते हैं पॉलिसी रेट। पॉलिसी, इसी से सारा निर्धारित होता है। बेंचमार्क रेट इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब जो बैंक रेट होगा उतना ही होगा आपका क्या, एमएसएफ रेट। क्योंकि अभी बोले कि बैंक रेट से उधारी देना सामान्यतः आरबीआई ने अभी क्या कर दिया, बंद कर दिया। अभी इसको केवल पेनल्टी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत पर्सन? नेक्स्ट, अब जो हमारा एसडीएफ रेट होगा, एसडीएफ, इधर तो बैंक रेट 25 बेसिस पॉइंट अधिक है, लेकिन एसडीएफ रेट 25 बेसिस पॉइंट क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ गया? क्योंकि आरबीआई कस्टमर का पैसा कभी भी कम भाव में जमा होता है, ज्यादा भाव में वो घुमा सके और मुनाफा क्या कर सके, कमा सके। अब आरबीआई के पास बैंकों का पैसा जमा हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसका परसेंटेज थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। ये आपका रेपो रेट चेंज होगा तो एसडीएफ खुद वो खुद 25 बेसिस पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वर्तमान में अगस्त 2024 में जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जर्वेशन है उसमें कौन कितना प्रतिशत है, दिमाग में रखिए। बैंक रेट है कितना, 6.50%। रेपो रेट उससे 25 बेसिस पॉइंट अधिक है तो 6.75% है बैंक रेट। ये दोनों बराबर है तो ये भी कितना है, 6.75। ये
25 पॉइंट बेसिस पॉइंट कम करेंगे तो 6.25, और अभी रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.35, ये लगभग फिक्स्ड है कुछ दिनों से। इतना बात समझ गए? बोलो ना जी, ये चारों बात समझ गए? नोट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की शुरुआत 1998 से, कहीं कहीं 1992 में मिला है, 1998 से की गई है, और 1998 से LFF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी तरलता समायोजन सुविधा के तहत की गई है। ठीक है, तो इसको दिमाग में LAF के अंतर्गत इसमें से दो ही रखा जाता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, सिफारिश इसके की थी MN नरसिम्हन समिति, या उसी को बैंकिंग सुधार समिति कहा जाता है। इन्होंने ही सुझाव दिया था कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तौर पर रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को क्या किया जाए, शामिल किया जाए। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? तो इतना बात समझ गए, 5। ठीक है, रेपो रेट और बैंक रेट क्या होता है इसमें लिखा हुआ है, स्लाइड आपके टेलीग्राम पे है, जाके इसको अच्छा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब अगला एक शब्द है इसमें, टर्म रेपो। नाम सुने हैं? जो लिखे हैं वो तो लिखे भी होंगे, टर्म रेपो। बोर्ड पर देखिए, एक बार समझा देते हैं, उसके बाद से सारी चीजें स्लाइड पे है। टर्म रेपो ये क्या होता है, बोर्ड पर देखिए। कुछ इस्तेमाल होगा ये रेपो रेट की ही भांति, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग सा ये शब्द है टर्म रेपो। अभी हाल ही में इसका 2022-23 से इसको शुरुआत की गई है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, बोर्ड पे देखिए। टर्म रेपो काम करता है किस तरह से, रेपो रेट की भांति ही, बस एक अलग है कि टर्म रेपो इसमें अलग। तो रेपो रेट तो आपको पता है कि क्या होता है, बोलो ना जैसनो। ऊपर क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भाई, RBI है, PNB कौन बोल रहा है भाई। नीचे कौन बैंक है, सब भारत की बैंकिंग व्यवस्था है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एग्जाम्पल ले लिया जाए। कोई दिक्कत पर्सन, बोलो ना जैसनो। तो रेपो रेट क्या होता है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तमाम बैंकों को विथ कोलेटरल यानी कुछ गिरवी रखाकर पैसा उधार देता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ठीक है, जो अभी वर्तमान में हमारा रेपो रेट कितना है, 6.50%। यहाँ तक कोई दिक्कत पड़। अब टर्म रेपो क्या होता है, दिमाग से धोनी बनिए, समझिए। कभी कभी क्या होता है, RBI के पास बहुत पैसा हो जाता है, बहुत पैसा मतलब अब उसके पास बहुत सारे लोगों ने लाकर पैसा जमा कर दिया अलग अलग माध्यम से। मान लीजिए उसके पास मनी काफ़ी ज़्यादा हो गया, वो चाहता है कि मार्केट में मनी के सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। ठीक है, तो किस तरह से इस्तेमाल करेगा, तो उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो रेपो रेट पे सभी बैंकों को बुलाए, बोले कि ले जाओ रेपो रेट पे पैसा लेके जाओ, बोलो ना जी। दूसरा ऑप्शन है कि बुलाए कि ले जाओ तुम बैंक रेट पे पैसा ले जाओ। तीसरा ऑप्शन है बोले कि MSF रेट पे पैसा ले जाओ, बोलो ना जी। इसमें अब मान लो कोई बैंक पैसा लेने आ ही नहीं रहे, तब ये पैसे को लेकर जो एक्स्ट्रा पैसा है, मान लीजिए इसके पास 100 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पैसा है, कितना भाई, 100 करोड़। अब ये 100 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पैसा लाकर मार्केट में उतर जाएगा, मार्केट में पैसा लेकर आ गया। बोलो, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ अधिक पैसा होगा, हम इसको ब्याज पर देना चाहते हैं, कोई लेने ही नहीं रहा, तो इसको मार्केट पे ये RBI पैसा लेकर उतर जाएगा और सभी बैंकों को इनवाइट करेगा कि सभी बैंक महोदय आप आइए, जितने बैंक है सभी लोग आप आइए, और इस पैसे को वापस बैंकों के पास पहुंचाने के लिए नीलामी या ऑक्शन की जाएगी, ऑक्शन या नीलामी की जाएगी। इसको नीलामी के माध्यम से सारा पैसा ये पहुंचाया जाएगा। अब ये कैसे, अब ये चाहे तो रेपो रेट पे, MSF रेट पे या फिर बैंक रेट पे भी बैंकों को दे सकता है, लेकिन अब ये पैसा कोई ले ही नहीं रहा है, तो ये सारे बैंकों को नीलामी ऑक्शन के लिए बुलाएगा। ऑक्शन किसका होगा, ब्याज के प्रतिशत का, कि इस पे कितना प्रतिशत ब्याज बैंकों को देना होगा, इसका नीलामी होगा। तब ये 100 करोड़ रुपए को मान लो कि SBI बोले कि हम 3% पे ले लेंगे साहब, तब तक ये बोलेगा नहीं साहब हम 4% पे ले लेंगे, तब तक ये बोले नहीं साहब हम 4.5% पे ले लेंगे। ऐसे ही ना नीलामी होता है। फिर जिसका नीलामी ज्यादा होगा उसको ये सारा पैसा हैंडओवर करके आराम से उसे शुद्ध ब्याज लेगा RBI। तो इसके लिए इसके नीलामी के तहत इसको दी गई। अब नीलामी के तहत हो सकता है कि ये जो परसेंटेज है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करेगा। अगर मार्केट में इस बैंकों के पास बहुत डिमांड है, तो ये बोली लगा, ये बोले 4.5%, ये बोलेगा 5.5%, ये बोलेगा 6%, ये बोलेगा 6.5%, तो ये बोलेगा अच्छा 6.60%, क्योंकि उन तीनों को क्या है, जरूरत है। तो बोली लगते लगते भी हो सकता है कि डिमांड ज्यादा हो तो टर्म रेपो का परसेंटेज रेपो रेट से अधिक चला जाए। अब किसी को जरूरत ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है मार्केट में पैसे का, तो ये लगाएगा 4%, ये बोलेगा 5%, बोला अब आगे नहीं जाएंगे 5% पे, तो हो सकता है कि इसका परसेंटेज रेपो रेट से क्या हो जाए, कम भी हो जाए।
दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकता है। तो टर्म रेपो मतलब नीलामी के माध्यम से लोन आरबीआई बैंकों को क्या करेगा, प्रदान करेगा, और जो परसेंटेज उस पर चार्ज करेगा उसी परसेंट को क्या बोलते हैं, टर्म रेपो। हमें समझा दिया, हमें समझ लिया, बोलो ना जैसा। तो टर्म रेपो मतलब रेपो ही जैसा समझिए, लेकिन अलग इस्तेमाल हुआ है टर्म रेपो, ठीक है। तो इसमें आरबीआई के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है वो सारा एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में नीलामी ऑक्शन करने लाता है और सभी बैंकों को इनवाइट करता है। जो भी बैंक इस पे अपना बोली लगाते हैं और जो परसेंटेज फिक्स होता है उसी परसेंटेज को किसके नाम से जानते हैं, टर्म रेपो के नाम से जानते हैं। कोई पूछ दे कल तो उसको बैठा के उसको बता दीजिए कि टर्म रेपो क्या होता है, बोलो ना जैसा। बात समझ गए, टर्म रेपो समझ गए, एक कौन सा, ये वाला। अब इसका एक जब जस्ट अपोजिट होता है, जैसे ये हो गया टर्म रेपो रेट, ये एग्जाम ये उल्टा है किसका, रेपो रेट का। रेपो रेट के लिए ऑक्शन करवाया गया। अब एक होता है VRR, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। अब इसने नीलामी करवा लिया तो बैंक भी तो नीलामी करवाएंगे, बोलो ना जस्ट नो। रेपो रेट याद है कि भूल गए, याद है कि बैंकों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है उस एक्स्ट्रा पैसा को विथ कोलेटरल ले जाकर आरबीआई में जमा करते हैं। आरबीआई जो ब्याज देता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट कौन बोल रहा है, रिवर्स रेपो रेट। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसमें एक शब्द लगा है VR, वी वेरिएबल, मतलब ये परिवर्तित होते। अब जैसे मान लो कि आरबीआई के पास पैसा ज्यादा हुआ तो मार्केट में ले जाकर ऑक्शन करवाया और जितना बोली लगा वही परसेंटेज फिक्स करवाया गया। अब वैसे ही अपोजिट समझ लीजिए, बैंकों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा तो भी आरबीआई के सामने ले जाएंगे, आरबीआई को बोलेंगे अब आरबीआई तुम बोली लगाओ, कितना परसेंटेज पे लोगे, बोलो ना जी। सुनो, बोले कि ये 100 करोड़ रुपया है बैंकों के पास, आरबीआई महोदय आइए अब बोली लगाइए, बोलिए कितना परसेंट, 4% पे नहीं देंगे, 4.25% नहीं देंगे, 4.75% बैंक नहीं देंगे, तो फिर कितना पे, तो और बोली आगे बढ़िए, जरूरत है तो लीजिए, नहीं जरूरत है तो न लीजिए। बात समझ में आ गया। तो बोली लगाकर मतलब बैंकों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा वो बोली लगाकर जब हैंड ओवर करे आरबीआई को, जो परसेंटेज फिक्स होता है उसी को वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाए। कोई दिक्कत परेशानी आता, ठीक है। तो ये अब ये जो होगा वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, वो रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होगा, रिवर्स रेपो रेट से, परंतु रेपो रेट से क्या होगा, कम होगा, रेपो रेट से कम होगा। इसके साथ एक कंडीशन है, इसमें क्या है कि रेपो रेट से ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट है वो रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होगा और रेपो रेट से कम होगा। यानी ये 3.35 से अधिक होगा और 6.50 से क्या होगा, कम होगा। इसको इन नया टर्म इस्तेमाल हुआ, अभी सामान्यतः किताब में भी ये सब नहीं मिलेगा, ये सब अपडेट है 2022-23 का, ठीक है। टर्म रेपो VVR, इतना बात समझ गए, बोलो ना जी। स्लो भी नहीं बोलता है सब, ये सब स्लाइड में इन दोनों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये वाला स्लाइड देखो मिल जाएगा, ये तो डाल दिया गया, ये भी डाल दिया गया। वैधानिक तरलता अनुपात, सिक्योर्ड लोन, ये भी है, ये भी हो गया। रेपो रेट, सीमांत अस्थायी, MSF क्या होता है, टर्म रेपो, इसी में है दोनों, देखिए उसी स्लाइड पे बनाए थे लेकिन वो वहां से डिलीट हो गया, ठीक है। तो सीमांत अस्थायी MSF समझ गए। टर्म रेपो, आरबीआई लोन देता है किसको, बैंकों को, किसके माध्यम से, ऑक्शन या नीलामी के माध्यम से, बोली लगाकर उधार देना 2014 से लाया गया, लेकिन ये अप्लाई हो रहा है कब, 2022 से, ठीक है। मनी की डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर निर्भर करेगा। मनी की सप्लाई अगर ज़्यादा है तो डिमांड कम हो, मतलब डिमांड ज़्यादा है तो इसका रेट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और डिमांड कम है तो इसका रेट क्या होगा, कम। कहने का मतलब ये रेपो रेट से या तो ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, ठीक है। टर्म रेपो, अच्छा वो कैसे बढ़ता घटता है, मनी कंट्रोल, वो तो सारा एक साथ समझ लेंगे। टर्म रेपो बढ़ता है तो लोन कम होगा, लोन कम होगा तो लिक्विडिटी कम होगा और इन्फ्लेशन भी क्या होगा, कम होगा। ये बात समझ गए, बोलो ना जिसनो। तो इस स्लाइड में लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक और समझे थे, कौन, ओ भाई एक मिनट, VVR समझे थे, कहाँ गया ये, VRR, ठीक है। तो VRR इसमें आपको मिल जाएगा, बोर्ड पे देखिए, ये रिवर्स रेपो रेट होगा, ठीक है। वह ब्याज दर जिस पर बैंक द्वारा आरबीआई को गारंटी के बदले अल्पकालिक ऋण दिया जाता है, मतलब यहाँ पे भी कुछ कोलेटरल क्या करेगा, जमा करवाएगा, ठीक है। वर्तमान में यह है 3.35%, जो सामान्यतः फिक्स्ड हो गया है, ठीक है। अब इसके बढ़ने घटने से आरआर बढ़ेगा
मतलब रिवर्स उसके दर बढ़ जाएगी तो मार्केट में तरलता कम होगी, मुद्रास्फीति क्या होगी, कम होगी। ये घटेगा तो तरलता ज़्यादा हो जाएगा और मुद्रास्फीति भी क्या होगा, ज़्यादा। भी यार यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीआई को बैंक लोन प्रदान करेंगे, तीर जिधर घुमा है उधर लोन जा रहा है, ठीक है। ऑक्शन या नीलामी के बदले कोविड-19 आर्थिक पैकेज के तहत बहुत सारा पैसा बैंकों के पास चला गया, तो ऑक्शन के माध्यम से आरबीआई वापस लिया था इसको। रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होगा, रेपो रेट से कम होगा। 2022 से इसको शुरू किया गया। बोलो ने जैस नो, इतना बात समझ गए। नेक्स्ट, अब आगे आपको समझना है इसमें बोर्ड पे देखिए। अब एक शब्द इसमें एक होता है एलटीआरओ, एलटीआरओ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। अब ये कौन सा बोला है भाई, इसको समझिए। एक है एलटीआरओ, एक है टीएलटीआरओ और एक है एसएलटीआरओ। ये तीन एकदम ताजा ताजा नया शब्द, ये सब कोविड-19 के बाद आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं टीएलटीआरओ, सॉरी एलटीआरओ, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इसमें एक तो बात समझ में आ रहा है कि इसमें रेपो रेट जैसा कुछ ना कुछ बला इसमें होगा, कोई दिक्कत परसेंट। और लॉन्ग टर्म है मतलब ज्यादा, रेपो रेट मतलब क्या है, अल्पकालिक ऋण है। और अभी बोले कि बैंक रेट से सामान्यतः आरबीआई ने कर्ज देना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। बोलो ना जी, सुनो। तो दो बात। अब लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब मान लो कि ऊपर है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, कोई दिक्कत परेशानी। बोलो ना जैसो। नीचे ये बैंक है, कोई मान लीजिए बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई दिक्कत परेशानी। बोलो ना जैसो। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देगा, किसके लिए, एलटीआरओ समझा रहे हैं, एलटीआरओ लॉन्ग टर्म के लिए। किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए देगा तो ये सामान्यतः 1 से लेकर 3 साल तक अब लोन दे सकता है, 1 to 3 ईयर। कोई भी बैंक को लोन चाहिए तो आरबीआई के पास जाए, इसको लोन मिलेगा। क्योंकि अब रिवर्स रेपो रेट में तो अल्पकाल है, बैंक रेट दीर्घकाल के लिए देना बंद कर दिया है। एमएसएफ रेट से 1 साल तक मिल सकता है आपको, इतने दिन तक। अब 1 से 3 साल तक किसी बैंक को लोन चाहिए, किसी बैंक को लोन चाहिए तो जाएंगे भाई आरबीआई के पास। आरबीआई बोलेगा लो चिपकाते हैं एक नया फंक्शन जिसका नाम है एलटीआरओ, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लोन तो मिलेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बदले में अब मान लो कि ये सारा पैसा इधर आ गया आरबीआई के पास, बदले में कुछ सिक्योरिटी या कुछ गिरवी रखाएगा। बिना गिरवी रखे यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। और सामान्य तो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होती है उसको ये गिरवी रखाता है, कोई दिक्कत परेशानी। बोलो नहीं जैसे। नेक्स्ट, अब ये बैंक पैसा ले जाकर वापस देते हैं किसको, जो भी कस्टमर हैं या उद्योगपति हैं उनको ये पैसा ले जाकर क्या करते हैं, मार्केट में घुमाते हैं। बदले में इस कॉरपोरेट को या बदले में इनसे कॉरपोरेट बॉन्ड गिरवी रखवाते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड, जैसे यहाँ पे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रखवाया है तो ये बदले में इधर कॉरपोरेट बॉन्ड क्या करेंगे, गिरवी रखाएंगे। इसका परसेंटेज जो होगा, कितने प्रतिशत ब्याज पर देंगे, तो ये रेपो रेट पे ही ये ब्याज पे पैसा जाएगा। इसकी जो ब्याज की दर होगी आरबीआई के साथ वो किस पे होगी, रेपो रेट पे ही होगी। तो रेपो रेट पे ये पैसा 1 से 3 साल तक के लिए आ जाएगा एसबीआई के पास। अब एसबीआई या जो भी बैंक ये पैसा लेकर आए वो बैंक वापस कॉर्पोरेट को ये बैंक क्या कर देंगे, जमा कर, मतलब इधर घुमा देंगे। तो जाहिर सी बात है कि इधर जो रेट लेंगे वो मार्केट में जो रेट चल रहा होगा सामान्य, तो उससे मतलब इससे थोड़ा सा क्या करेंगे, ज़्यादा ही चार्ज करेंगे, बीच में उनका भी कुछ मुनाफा क्या हो जाए, बन जाए। तो आरबीआई की इस फैसिलिटी को नाम दिया गया एलटीआरओ, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। मतलब 1 से 3 साल तक के लिए आरबीआई इसमें लोन क्या करता है, प्रदान करता है। बदले में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करवाता है। ये भी जब लोन देंगे तो बदले में आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या करेंगे, जमा करवाएं। अब इसमें तीनों को फायदा होगा। अभी बोले कि कोविड-19 के बाद मार्केट को थोड़ा सा छूट देने के लिए आरबीआई का कुछ पैसा बैंकों के पास चला गया, बैंकों के माध्यम से ये कस्टमर के पास चला गया, यानी किसी कॉर्पोरेट घराने के पास चला गया। फिर वहां से मार्केट एक्टिविटी होगी और सारी क्रियाएं आगे बढ़ेंगी, कोई दिक्कत परसेंट। एक सवाल इसमें यह फंसता है कि मान लीजिए कि 2024 में सर ये लोन दिलाया अगस्त 2024 में, जब रेपो रेट था 6.50%। जब इसको 3 साल के बाद ये भुगतान करेगा तो समझ जाए, अगर मान लीजिए कि रेपो रेट 7.5% हो जाए उस समय, तो इस पे कौन सा रेट फॉलो होगा, 7.5% के 6.5%, तो 6.5%। जो भाव तय हुआ है उसी के हिसाब से जाएगा। रसगुल्ला आपने ऑर्डर दिया है कि शादी में रसगुल्ला चाहिए 10 रुपये पीस, बात हो गया है
तो नवंबर में दूध का रेट कुछ भी हो जाए, चीनी का रेट कुछ भी हो जाए, 10 ही रुपये पीस जाएगा, 11 रुपये पीस नहीं जाएगा। बोलो ना जैसे। तो वैसे ही इसके भी साथ है, जो फिक्स हो गया उसी के हिसाब से ये सारा चीज जाएगा। यहाँ तक बात समझ गए? बोलो ना जैसनो। LTRO समझ गए? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए ऋण देगा, बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करवाएगा, जिसको देगा उसका कॉर्पोरेट बॉन्ड अपना, आगे समझेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, ये सब क्या होता है, ठीक है, वो सब आगे आएगा अभी, ठीक है। जमा करवाएगा बदले में, इसमें तीनों का नफा हो गया, इसका कुछ पैसा खप गया, बीच में इसको कुछ ब्याज मिल गया, इधर कॉर्पोरेट को भी कुछ पैसा उधारी में मिल गया, थोड़ा सा मार्केट भी रन कर गया, मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो गई, बढ़ गई। यहां तक कोई दिक्कत? ये सब चल रहा था, तब एक आया टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। टारगेटेड, इसका नाम ही है, लक्ष्य को निर्धारित किया गया। पहले तो आरबीआई ने पैसा दिया तो बैंकों को ये नहीं बोला कि आप ले जाकर किसको दोगे, कपड़ा सेक्टर को दोगे कि उद्योग सेक्टर को दोगे, या चीनी मिल को दोगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर को दोगे, फोन सेक्टर को दोगे, फार्मर सेक्टर को दोगे, किसको लोन देगा उसमें आरबीआई नहीं बताया था। जिसको मर्जी उसको ले जाकर दीजिए, उससे कॉर्पोरेट बॉन्ड जमा करवाइए और जो भी मतलब प्रक्रिया आगे बढ़े। लेकिन TLTRO के तहत जो लोन देगा, उस TLTRO में आरबीआई पहले से ही फिक्स कर देगा कि लोन तो 1 से 3 साल तक के लिए ले जाइए तो ये कुछ गिरवी रख दीजिए, लेकिन ये जो लोन ले रहा है आप सब किसी को नहीं देना, हम टारगेट फिक्स करके दे रहे हैं किस सेक्टर को ये लोन देना है। हमें समझा दिया, हमें समझिए। टारगेट फिक्स इन द सेंस कि बोलेगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को इतना लोन देना है तो ले जाकर ऑटोमोबाइल सेक्टर को देना है। ये बोलेगा कि फोन मोबाइल बनाने वाली कंपनी सेक्टर को इतना लोन देना है तो उतना ही देना है। सर्विस सेक्टर को इतने देना है तो इतना देना है, MSME को इतना देना है तो उतना देना है। तो पहले से ही आरबीआई अपना टारगेट फिक्स करके ये लोन देगा कि इसी टारगेट को ले जाकर बैंकों को क्या करना है, वापस घुमाना है। इसको नाम दिया गया TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। बोलो ना जी, इसमें रोटी कपड़ा मकान से थोड़ा ऊपर सोचेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। एक तो ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है वही भूल जाते हो तो भाई कैसे काम चलेगा बताओ, ठीक है। 2 बात समझ गए? तो बढ़िया थोड़ा पढ़िए, बहुत डीप और डिटेल्स में सारी चीजें पढ़ाई जा रही, ठीक है। आपके बैच के लिए इतना मतलब जरूरी नहीं है, छोटे मोटे एग्जाम, वनडे एग्जामिनेशन के लिए तो इतना जरूरी नहीं है कि TLTRO SLTRO ये सब क्या होता है, उतना आवश्यक नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये लेक्चर सब यूट्यूब पे भी जाएगा तो वहाँ पे तो अलग अलग प्रकार के भांति भांति के श्रोता हैं तो कोई अलग बात है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप सीरियसली लीजिए और घर पे आप भी पढ़िए कि समझ में आए कि ये सब नया नया टर्म जो मिल रहा है वो भी आप किताब उताब में अभी ये सारा नहीं प्रिंट हुआ है, सब ये अभी नया सब चालू हुआ है। LTRO TLTRO समझ गए, ठीक है। अब आएगा एक SLTRO। जब कोविड-19 के बाद हमारा इंडस्ट्री के सेक्टर में MSME को बहुत नुकसान हुआ, मतलब जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे ये काफी खस्ते में चले गए थे, ये ठीक से पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे। तब आरबीआई ने सोचा कि भाई इनको भी तो मार्केट में ठीक ठाक प्लेयर के तौर पर, क्योंकि लाखों करोड़ों लाखों की संख्या में MSME भारत में काम करते हैं, भारत के GDP में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, हमारे एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान है उनका, बहुत बड़ा एक रोजगार देने के वो बहुत बड़े अवसर प्रदान करते हैं। तब आरबीआई को लगा कि इस सेक्टर को उभारने के लिए कुछ अलग से कुछ प्रयास करना चाहिए। अच्छा, इन दोनों में हम क्या देखें कि बैंक जो लोन लेगा बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करवाएगा, इधर चाहे कॉर्पोरेट को दो LTRO में तो कॉर्पोरेट बॉन्ड गिरवी रखवाएगा, या फिर टारगेटेड को दो तो जिसको भी दोगे उससे कुछ बॉन्ड अपना क्या करेगा, गिरवी रखाएगा। अब स्पेशली स्मॉल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए भारत में आरबीआई ने यह प्रयास किया कि हमारे स्मॉल इंडस्ट्री आगे बढ़े, तो इसको बढ़ाने के लिए स्मॉल इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लाया। मतलब इसमें फिक्स है कि ये पैसा जो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसको देना है, स्मॉल इंडस्ट्री को देना है। हेलो, किसको देना है, स्मॉल इंडस्ट्री। तो आप सोच रहे हैं कि सर इसमें फर्क क्या है, इसी में चिपका देता, TLTRO में टारगेट फिक्स कर देता कि किसको देना है, MSME को देना है। बोलो ना जी, बुझा रहा है? तो फिर इसको अलग से लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? अलग से लाने की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि आरबीआई ने घोषित किया कि इधर तो सिक्योरिटी जमा करके ले जाओ SBI, लेकिन आगे जब MSME को ये लोन प्रदान करोगे, MSME को, तो ये लोन प्रदान के लिए MSME से कुछ गिरवी नहीं रखवाना है। ये बस अंतर है, क्योंकि अपने ही छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, पता लगा कुछ गिरवी घर द्वार रख लिया तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बोलो ना जैसे, तो इसमें कुछ भी गिरवी नहीं रखवाया गया।
यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो तीनों फर्क समझ गए। लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कॉर्पोरेट घराने को दे देना है, टारगेटेड मतलब फिक्स है कि किस सेक्टर को लोन देना है, बदले में इधर से अपना सिक्योरिटी जमा करवा लेना है, ठीक है। SLTRO मतलब किसी कोई सिक्योरिटी नहीं जमा करना है, यहाँ पे बैंक अपना जमा करेगा, उसमें कोई कोताही नहीं है, लेकिन आगे जब ये लोन जिस MSME या स्मॉल सेक्टर को देगा उससे कोई भी गिरवी चीज अपना नहीं रख पाए, और बदले में जो ब्याज चार्ज करेगा वो तो अच्छा। इन दोनों के साथ ये था कि जो मार्केट रेट होगा, मार्केट रेट उसी के हिसाब से ये ब्याज चार्ज करेंगे। जैसे बैंक 9% पे घुमा रहा है तो 9% चार्ज करेंगे, 10% पे घुमा रहा है तो 10% चार्ज करेंगे, 8.5% तो 8.5% पे चार्ज करेंगे। लेकिन MSME सेक्टर के साथ ये बैंकों को बोला गया कि इनसे थोड़ा जो मार्केट रेट है उससे क्या करना है, कम लेना है, क्योंकि पैसा लेकर जाए नहीं तो पहले ही 10% चिपकाओगे, बोलोगे तो कोई लेके नहीं जाएगा, तो फिर हमारा MSME सेक्टर पिछड़ जाएगा। इसलिए इसको बोला गया कि थोड़ा मार्केट रेट से अपना कम चार्ज करना और मार्केट रेट से कम ही पे MSME सेक्टर को पैसा देना। फिर 2022 के बाद से ये सारे ओपन हुए और फिर MSME सेक्टर को बहुत सारा लोन घुमाया गया। बोलो ना जी नो। तो गुणात्मक ये हम देख रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी में हम देख रहे थे मात्रात्मक उम्र, ये सारा चीज। तो टर्म रेपो समझ गए, बोलो ना जी। BRR समझ गए, इसी के साथ 2-3 और टर्म समझ गए हम। एक समझ गए कौन, LTRO, एक समझ गए TLTRO, और एक समझ गए SLTRO। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये 5 शब्द जो व्हाइट कलर से लिखा गया है, ये सब पांचों शब्द अभी वर्ष 2022-23 अपडेट है, ये पांचों के पांचों नया है, अभी आपको सामान्यतः किताब में भी नहीं ये सब प्रिंट होकर आया हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से, अब जो एग्जाम में पूछने की संभावना है बड़े बड़े एग्जाम में, ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन अब बन सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका मतलब क्या होता है। कोई दिक्कत परेशानी? इन सब का डेफिनेशन इसमें लिखा हुआ है, यहाँ तक इन सब का डेफिनेशन इसमें नहीं लिखा हुआ है जो स्लाइड भेजा गया, ठीक है। तो उसको अभी हम लिखवा देते हैं नहीं, ठीक है। इसका डेफिनेशन कल के क्लास में लिखवाएंगे, बाकी समझ गए ना आप, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक स्लाइड लास्ट आपको देखना है बस, उसके बाद से सभा स्थगित कर दी जाएगी। बोर्ड पर देखिए, ये आपका SDF, ये समझ गए तो फिर आज का आना सफल, ठीक है। बोर्ड पर देखिए, मौद्रिक नीति 2 प्रकार से ये बनाई जाती है, एक को बोलते हैं विस्तारवादी मौद्रिक नीति, एक को बोलते हैं संकुचनवादी मौद्रिक नीति, ठीक है। एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब छोटा करना, ठीक है। इसी को इजी मनी पॉलिसी भी बोलते हैं, चीप मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। चीप मतलब सस्ता, सस्ता मतलब कि मार्केट में बहुत सारा पैसा मार्केट में छोड़ देना है, मनी के फ्लो को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। विस्तारवादी मतलब क्या करना है, एक्सपेंस करना। फोन आ गया का तुम्हारा, तो इधर ध्यान दो, बोर्ड पे देखो। संकुचनवादी मौद्रिक नीति, संकुचनवादी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टाइट मनी पॉलिसी इसको बोलते हैं, ठीक है, या इसी को डियर मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। टाइट मतलब कि ऊपर से जैसे ही लग रहा है कि मनी का फ्लो बढ़ गया, टंकी याद है RBI वाला, ऊपर से तुरंत टंकी बंद कर दिया जाए, टाइट कर दिया जाएगा, मनी का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है इजी या चीप मनी पॉलिसी के अंतर्गत, इसमें जो हमारे मनी की सप्लाई है उसको बढ़ता है, हमारा मनी का सप्लाई क्या होता है, बढ़ता है। और इन्फ्लेशन भी सामान्यतः इससे मुद्रास्फीति, क्योंकि मनी का सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगा तो सामान और वस्तुओं और सेवाओं का डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। बोलो ना जैसो। तो इस मतलब इस कंडीशन में मनी की सप्लाई बढ़ती है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी थोड़ा बहुत बढ़ता है। फिर इन सब के साथ क्या होता है, ये कम होता है, ये कम। बोलो ना जी सुनो। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मार्केट में रेपो रेट का ब्याज दर कम हो जाए, 6.5% से कम करके RBI 3% पे कर दे, बैंक बोला 3% पे मिल रहा है लोन, चलो 2 बोरा कस के लाते हैं लोन का पैसा, 2 बोरा कस के लाएगा, फिर आगे उसको फॉरवर्ड करना है तो 3% पे लाएगा, मार्केट से बोलेगा 5% पे देंगे लोग, बोरा बोरा घस के फिर अपना लोन लाएंगे, तो मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्याज क्या हो गया, लोन क्या हो गया, सस्ता हो गया, चीप सस्ता हो गया। बोलो ना जी। CRR घट जाए, तो CRR घट जाए मतलब क्या, अभी है 4.5%, CRR है 4.5%, तो बैंकों को लोन घुमाने के लिए बचा था CRR और SLR 4.5% और 18%, 22.5%, और बैंक का NDTL मान ले कि 100 करोड़ है, तो 22.5 करोड़ साइड हो गया, 77.5 करोड़ को मार्केट में लोन के लिए घुमाएगा। लेकिन ये दोनों कम हो जाए, ये 2% हो जाए और SLR 5% हो जाए, टोटल हो गया कितना, 7%, 7 करोड़ एक साइड करिए, 93 करोड़ मार्केट में घुमाने के लिए उसके पास बच गया।
तो पहले 77.5 करोड़ घुमा रहा था, अब 93 करोड़ घुमा रहा है। तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तरलता बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी तो हमारा इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा? इंक्रीज करते हैं। बुझा रहा है? ठीक है। तो इन सब को एक साथ, सबके साथ इनवर्स कंडीशन होता है। ये घटेगा तो इन्फ्लेशन और मनी की सप्लाई बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन या मनी की सप्लाई क्या होगी? कम होगी। तो इनवर्स कंडीशन होता है, उल्टा कंडीशन होता है। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। इसको एकदम रट जाइए घर पे जाके कि सब बढ़ता है तो ऐसा होता है, घटता है तो ऐसा होता है। ज्यादातर एग्जाम में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, इसी से पूछते हैं। बोलो ना जी, सुनो। क्यों? क्योंकि ये पहले से क्वेश्चन टाइप है, इसमें तो कुछ बदलना है नहीं। आयोग को दूसरा क्वेश्चन, मान लो कि CRR कितना प्रतिशत है चिपकाना है, तो फिर उसको नया टाइप करवाना पड़ेगा क्वेश्चन, ऑप्शन देना पड़ेगा कि अभी CRR का परसेंटेज कितना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एक बार BPSC में क्वेश्चन पूछा कि RBI के गवर्नर वर्तमान में कौन है, तो उसके पहले थे कौन? उर्जित पटेल। अब 15 दिन पहले वो पेपर छप गया था, रातों रात जब पेपर जिस दिन होना था उसी दिन को चेंज हो गए और बन गए कौन? शक्तिकांत दास। मतलब जिस दिन होना था उसके एक रात पहले वो चेंज हो गए थे। वो त्यागपत्र दे दिए, ज्वाइन कर दिए शक्तिकांत दास, और लोगों ने उसमें टिक कर दिया किसको? उर्जित पटेल को। उनको लगा कि 15 दिन पहले बना है पेपर तो उर्जित पटेल होंगे, लेकिन ऐसे थोड़े ना होता। उसमें इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक BPSC का, इसीलिए तो ऑप्शन दिया गया। फिर उसने माना शक्तिकांत दास को और ऑप्शन ई में ले लिया। ठीक है। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन फंस जाता है, इसलिए ज्यादातर कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन आता है कि बढ़ने घटने से क्या होगा और ये सारा परवाह। बोलो ना जैसे। तो इतना जाकर आप लिख लीजिएगा। और LTRO, TLTRO और SLTRO का डेफिनेशन जो है हम आपको टेलीग्राम पे भेजेंगे या कल क्लास में उसको लिखवा देंगे। और उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा इसमें RBI का मॉनेटरी पॉलिसी का गुणात्मक उपाय, शॉर्ट में है, ज़्यादा उसमें नहीं है। उसके बाद से RBI का अन्य काम, मुद्रा कैसे छापती है और एक सारा कैसे मैनेज करती है, बाकी अन्य काम। उसके बाद से फिर भारतीय बैंकिंग सिस्टम चालू होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर अब भाई इसको सीरियसली समझ के लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर हम कभी सीरियस हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं कल।